हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर, वेलकम्स ऑन योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, केस स्टडी को लेकर बात हो रही है क्लास 12 के फिजिक्स की। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर 1 जो है वो अपना ले चुके हैं और आई होप सो आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। आज लेक्चर 2 पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट बुक में हमने 7 चैप्टर्स की केस स्टडीज को किया था, जहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज और पीवाईक्यू में आपके प्रीवियस ईयर्स में जो पूछी हुई केस स्टडीज उन पर हमने बात करी थी। तो चलिए अब बाकी के बचे हुए 7 चैप्टर्स पर हम बात कर लेते हैं। आज लेक्चर 2 में मैं बाकी के बचे हुए 7 चैप्टर्स को लेकर पूरी तरीके से आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा कि किस तरीके से केस स्टडी आपको अप्रोच करनी है और किस तरीके से आपके परफेक्ट आंसर आपको निकल कर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा प्यार हमारे लिए दे रहे हैं। बस ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, ऐसे ही आप वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे हम लोग अपने केस स्टडी की तरफ आगे चलते हैं। ये प्रीवियस सोल्यूशंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर किए थे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज किस चीज़ की, कि किस तरीके से हम बाकी के जो आपके आने वाले हैं अगले के चैप्टर्स, उनके केस स्टडीज किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, कैसे अप्रोच पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे पास एक अगली केस स्टडी आ गई है। ठीक है, अगर इस केस स्टडी की बात करता हूं तो ये हमारी 8th केस स्टडी है। कौन सी है? 8th। 7 केस स्टडीज हम लोगों ने लगाई थी 7 चैप्टर से। अब ये 8th चैप्टर से आ गई है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये आपका 8th चैप्टर है ना। और आपका यूनिट 5 है, ये 8th ही आपके पास आ गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं, किस तरीके की आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। बात जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जहां पर हम लोग जानते हैं कि 7 आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास रहेंगी, जिसका ऑर्डर आपको गिवन है: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजुअल रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, अब इन फॉलोइंग के ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको देखो किस तरीके से इनके आंसर्स लगाने हैं। क्वेश्चन कहता है विच वेवलेंथ ऑफ द सन इज यूज फाइनली एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है ऐसी कौन सी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करता है सन, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं आपको देखो यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट को लेकर बात करेंगे, इजीली तरीके से आपके आंसर्स निकाल कर आपके सामने रखेंगे और उसी आंसर्स को फॉलो करते हुए, उन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, अभी तो देखो केस स्टडी पर बात हो रही है, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा। इंडिविजुअली कुछ चैप्टर्स की ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से वीडियोस मिल जाएंगी और उनको देखकर आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जिसको सन यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज करता है? तो हमारा जो एनवायरनमेंट है विच इज हाईली रिच इन इंफ्रारेड रेज, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका इंफ्रारेड वेव्स के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है? हाईली एनरिच होता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही रेडियो होगा, ना ही विजिबल होगा और ना ही माइक्रो होगा। योर आंसर इज इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स का सन यूज करके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसके थ्रू होता है? दिस इज ड्यू टू सोलर सेल। ये आपका सोलर सेल की हेल्प से किया जाता है, जहां पर सोलर प्लेट्स में सोलर सेल्स आपके मौजूद होते हैं। जब सोलर सेल पे सनरेज की यूवी रेडिएशंस डलती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस डलती हैं, तो वो क्या करता है? वो चार्ज अप करता है और चार्ज अप करने से उसको किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यूवी रेज जो होती है वो खतरनाक होती है, जिससे आपको का हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन लेयर मौजूद होती है, वो हमें बचाती है। और इंफ्रारेड रेज जो होती है, सूरज की जो गर्मी है, उस गर्मी में इंफ्रारेड रेज होती है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी आपसे यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कहता है इन सब में से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कैसी होगी? लॉन्गेस्ट होगी। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर कैसा होता है। देखिए ये जो ऑर्डर आपको लिखा हुआ है, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूं। देख लीजिए, एक ट्रिक होती है बेटा, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है राम इंडिया वाला UX, ओहो बालाजी कहाँ गए? UX गया। ठीक है, लीजिए आ गया। इस ट्रिक को देख लीजिएगा, ये जैसे लिखा हुआ है उस ऑर्डर को आपको नीचे से बॉटम टू टॉप लिखना है। राम आ गया, राम का रा उठा लीजिए, तो ये हो गया आपका रेडियो वेव्स। ये क्या हो गया आपका? रेडियो वेव्स।
एम की बात करते हैं, इट इज योर माइक्रोवेव्स, ये आपकी क्या आ गई जी, माइक्रोवेव्स आ गई, ठीक है जी, ठीक। फिर आता है इंडिया का इन उठा लीजिए, डेट इज अ इंफ्रारेड, डेट इज अ इंफ्रारेड। देन वाला का वी उठा लीजिए, डेट इज अ विजुअल रेज, ये आपकी क्या आ गई, विजुअल रेज आ गई, है ना। उसके बाद यू उठा लीजिए, डेट्स अल्ट्रा वायलेट रेज, ये अल्ट्रा वायलेट आ गई। देन वी हैव अ एक्स रेज एंड एट लास्ट वी हैव अ गामा रेज। एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएंगी, गामा रेज आ जाएंगी। ये आपके पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। अगर मैं इनका ऑर्डर जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लगाता हूं तो मैं आपको बता देता हूं, इनका जो वेवलेंथ का ऑर्डर रहता है वो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। वेवलेंथ जो है वो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं क्या, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है जी, डिक्रीज होती है, ठीक है। देख लीजिए ऑर्डर के लिए आप ध्यान से, आप जब ऊपर से नीचे आएंगे मतलब आप गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब आप टॉप टू बॉटम गामा रेस से आप रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी के यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जो सबसे नीचे है, दैट्स आर रेडियो वेव्स। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए अगला क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कहता है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है अपने नेचर से, कौन सा नहीं है। एक्सरेस भैया नाम बताएं, ये तो होता है। गामा रेस भैया नाम बताएं, ये तो होता है। इंफ्रारेड रेस होता है भाई। कैथोड रेस, ऑप्शन सी, कैथोड रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं होती है। देखिए पीछे की तरफ पूरा ऑर्डर आपको लिख के बता दिया, कहीं पर भी कैथोड रेस का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है, तो इसी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, नॉट। ठीक है जी, ठीक है। अगले की बात करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ, इन सब में से सबसे कम मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, चार्ट की तरफ चले जाइए, सबसे ऊपर जो बैठा है उसी की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, ऑप्शन सी, दैट्स अ गामा रेस। ऑप्शन सी इज योर्स, गामा रेस। समझ के बात के लिए चलिए अगले वाले की बात कर लेते हैं। अगला क्या कहता है हमसे, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। क्या क्या लगा हुआ है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रावायलेट है, गामा रेज है। ठीक है, तो गामा रेज की तो सबसे छोटी हो जाएंगी, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले की बात कर रहा है। यही तो वो हमसे कहना चाह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए देख लिया अच्छा क्या होगा जरा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, उसके बाद सबसे छोटा आ जाएगा। सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो बड़े से छोटा, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, बड़े से छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये तो होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, बड़े से छोटा। तो बड़े में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में राम इंडिया वाला, उसके ऊपर क्या जाता है आपका इंफ्रा, देन वी हैव अ अल्ट्रा एंड देन लास्ट वी हैव अ गामा। चलिए 1 2 3 4 के हिसाब से लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा। माइक्रो जा रहा है, इंफ्रा जा रहा है, देन अल्ट्रावायलेट, देन गामा रेज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले मारिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप सो बात समझ में आ रही होगी आपके लिए। चलिए अगली केस स्टडी देख लेते हैं किस पर है। ये हमारे 9th नंबर की केस स्टडी है। 9th नंबर की केस स्टडी हमसे क्या कहती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर आपको एक बॉडी ऑफ फिगर आपको गिवन है, और यहाँ पर एक आपको फिगर गिवन है जिसमें आपको बता रहा है कि किस तरीके से हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। ये जो आपको बता रहा है ये क्या है, ये आपके पास एटमॉस्फेयर की लेयर है। ठीक है, ये आपके पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स मौजूद है। ठीक है, एक गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सोलर रेडिएशन इज, कहता है कि जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। कहता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होती है, नन ऑफ दीस होती है। तो मैं देखिए आपके लिए बता देता हूं, ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये आपका क्या है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जब भी कभी पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स आपके क्या करते हैं, अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन अगर आपके प्रोपोगेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन क्या करते हैं बेटा, प्रोपोगेट करते हैं, देन दीज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स इन नेचर। ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर कहलाती हैं। और सोलर रेडिएशन इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सोलर वेव्स आपकी कैसी होती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं।
व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, जो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट जो आपकी वेव होती है वही क्या होगी, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनेगी, और वो क्या है बेटा आपका इंफ्रारेड केस। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है वो आपसे कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता दीजिए क्या होती है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हमको किससे बचाती है? यूवी रेज से बचाती है, जो कि हार्मफुल रेज होती है। क्या होती है? हार्मफुल रेज। तो पहले वाले की बात करता है, नहीं, नन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड एंड इट स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन ए। अगेन आपका बेटे थर्ड वाले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। चलिए अगले वाले की बात कर लेते हैं। ओजोन इज फाउंड इन, कहता है ओजोन किस में मिलती है? तो ये बात मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताई दी थी। कहां मिलती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए, दैट इज अ स्ट्रेटोस्फीयर। ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है ओजोन लेयर। ठीक है, ऑक्सीजन जब आपकी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब ये मॉलिक्यूल बनाती है O3 का, एंड दिस O3 इज कॉल्ड ओजोन, एंड इसी O3 को क्या बोला जाता है बेटा? ओजोन बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? कहता है अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो रिचेस्ट होता है, किसमें रिचेस्ट होता है? तो ऑलरेडी बता दिए हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे फिर से। अल्ट्रावायलेट होता है? जी नहीं। एक्सरे होता है? नहीं। माइक्रोवेव्स? नहीं। इट्स इंफ्रारेड रेज। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए फटाफट से कितनी बढ़िया तरीके से हमने चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोगों ने 2 केस स्टडीज को लगा लिया है, और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से आपके आंसर्स निकल कर आ गए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर जो हमारे पास मिलेगा, वो अगला चैप्टर हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज की बात कर रहा है। अगला चैप्टर हमारे पास ऑप्टिक्स आ जाता है, डेट्स अ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, हमारे पास जो अगला चैप्टर है डेट्स अ रे ऑप्टिक्स। अगला चैप्टर हमारे पास रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, ये हमारी जो केस स्टडी की अगर हम वो बात कर लेते हैं, कौन से नंबर की केस स्टडी है? इट्स 10th नंबर केस स्टडी हमारे पास आ गई है। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसी तरीके से हम केस स्टडीज को लगा देंगे। एकदम झगल पेल बेटा मैंने यहाँ पे लगा रखी है आपके लिए सीरीज। देख लीजिए क्या कहता है। कहता है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस कर लेता हूं, फिगर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूं, फिर आपको विजिबल हो जाएगा ठीक से। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है वो। A point object O is placed at distance of 0.3 मीटर। एक ऑब्जेक्ट O है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस कितना है? 0.3 मीटर है। किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, जिसका फोकल लेंथ 0.2 मीटर है। कहता है इसको 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दिया जाता है। तो ये विच इज डिस्प्लेस्ड बाय इतने एज शोन इन द फिगर, और ये इतने से क्या हो जाता है? डिस्प्लेस्ड हो जाता है। मतलब ये है कि आपके पास इस तरीके से एक लेंस गिवन है, इस लेंस को बीच से कट कर दिया गया, और कट करने पर इनके बीच की जो डिस्टेंस बना के तार कर दी गई है वो इतनी कर दी गई है, 2 × 0.05, इतने का इसमें बीच में सेपरेशन कर दिया है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो बताओ इमेज की लोकेशन कहां होगी? तो बेटे यहां पर कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सुनिएगा जरा। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, क्या कट करते हैं? हॉरिजॉन्टली, तब ये अपनी सेम फोकल लेंथ के साथ इमेज फॉर्मेशन करने में बेटा सक्षम है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर जो फोकल लेंथ इसकी रहेगी वही फोकल लेंथ रहेगी। जी हाँ बेटा, बिल्कुल वही फोकल लेंथ रहेगी। और साथ ही साथ में इस फोकल लेंथ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इमेज फॉर्मेशन करा सकते हैं और इसकी इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही लेंस आपने क्या किया? वर्टिकली कट कर दिया। कैसा कट कर दिया बेटा? वर्टिकली कट कर दिया, ऐसे करके। अगर आप इसको वर्टिकली कट करेंगे बेटा तो ये आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस 2 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 हिस्सों में बट जाएगा, ऐसे करके। और जब ये 2 हिस्सों में बटेगा देन दीज आर कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये अब क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस वजह से इनकी जो फोकल लेंथ है, अब इनकी जो नई फोकल लेंथ होगी बेटा वो 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी। ठीक है, एक फोकल लेंथ इसके क्रॉसपॉन्ड में, एक फोकल लेंथ इसके क्रॉसपॉन्ड में, तो आपके पास जो बड़ी हुई फोकल लेंथ बनेगी वो कितनी हो जाएगी? वो दुगनी हो जाएगी। जब इसको 2 हिस्सों में बांटोगे, कैसे? वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टली काटोगे तो बेटे फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ऐसे का ऐसे रहेगा। कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन का ही सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो
हमसे बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग देखो लेंस है बेटा, इसमें लेंस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, तो लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, इट शुड बी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f का वैल्यू देखो मेरे को गिवन है, इट्स 0.2 मीटर, v का वैल्यू मेरे को निकालना है और u का वैल्यू मेरे को गिवन है 0.3। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इसको नेगेटिव लिया जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको दल आइए तो ये 0.2 माइनस का 0.3 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/v। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 0.6 आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 2 आएगा, डेट इज 1/v आ जाएगा, है ना। इसको फर्दर सोल्यूशन इसका कर लेते हैं, फर्दर सोल्यूशन इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डेट इज v इक्वल्स टू 0.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका मीटर के टर्म्स में गिवन है, बोले नहीं सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर गिवन होगा तो उसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, विच शुड बी 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाता है, 60 सेंटीमीटर आ जाता है, और ये सिर्फ मेरा ऑप्शन बी में है, डेट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, डेट इज 60 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, लेफ्ट में रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, ऑन दी राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ले लिया, बहुत शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे यह कहना चाह रहा है, 2 थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, 2 थिन लेंसेज जो है वो कॉन्टैक्ट में है और उनका फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन कितना है, 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज इतना, एक लेंस इतना है, तो दूसरे का कितना होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। हमारे पास 2 ही फोकल लेंसेज गिवन है, 2 का ही कॉम्बिनेशन बोला है, इसलिए 2 ही बार ये रेसिप्रोकल का सम ऐड होगा। अगर नंबर ऑफ टाइम्स बोलेगा तो नंबर ऑफ टाइम्स ही इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आपको टोटल कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, ठीक है। पहले वाले का आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, दूसरे वाले की आपसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1/80 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/f2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 24 80 हो जाएगा, डेट इज 1/f2 हो जाएगा, और f2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, डेट इज नेगेटिव 80/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो f2 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 20 बचेगा, 6 6 18 हो जाएगा, एंड 6 सो ऑन, इतने सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, f2 का वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए के साथ, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए किस तरीके से कंसेप्ट का यहाँ पे अप्रोच किया गया है, किस तरीके से वैल्यू को निकाल दिया गया है। ऐसे ही आपको बेटा यहाँ पर देखो लगातार काम करना है, बढ़िया तरीके से आपका देखो स्कोर बन के तैयार हो जाएगा। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे अपनी, और नहीं कर रहे हैं तो भैया देख लीजिए, आप कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है आपके एग्जाम से, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्पेरिकल एयर बबल है, इज इमर्स्ड इन अ पीस ऑफ ग्लास। एक स्पेरिकल एयर बबल इज एमेंडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास, एक पीस ऑफ ग्लास के साथ जड़ा हुआ है। फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल इज बिहेव्स लाइक। तो कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट होगी उस बबल से पास की जाएगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी। तो देखो मैं मान लेता हूं क्या, कि मेरे पास एक एयर बबल है इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक एयर बबल है। यहां से अगर मैं रे ऑफ लाइट को क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं, तो अगर मैं रे ऑफ लाइट को यहां पर इंसिडेंट करूंगा तो दिस सरफेस इज एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्ड में क्या करते हैं, एक रे डालते हैं, और ये लाइट जो है वो इस तरीके से कुछ पास हो जाएगी, ठीक है। पास होने पर जब ये यहां पे जाएगी, तो यहां पे जाने के बाद दिस इज एक्ट एज अ सॉरी, थोड़ा सा अंदर की तरफ इस लाइन को बना लेते हैं ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ इस लाइन को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अभी लाइट है कॉन्वेक्स है तो हल्का सा कन्वर्स हो जाएगी, कन्वर्स होने के बाद कुछ आके यहाँ पे गिर जाएगी, ऐसे करके गिर गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जब ये बाहर की तरफ निकलेगी, तो बाहर की तरफ निकलने के लिए क्या होगा, इट इज एक्ट एज अ बल्गिंग इन सरफेस, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ कॉनकेव। और जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डाइवर्ट होती हुई आपको क्या आएगी, नजर आएगी इस तरीके से।
समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? तो आपका ये जो एयर बबल है, एयर बबल में जाने के बाद आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से बैंड अप हो जाएगी। और जब बैंड अप हो जाएगी, क्योंकि भैया देखो इस सरफेस पर डलेगा, यहाँ पे आप एक नॉर्मल भी पुट करेंगे इस तरीके से, और नॉर्मल से क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने की वजह से ये आपको देखो डेविएटेड होती हुई नजर आ रही है, फैलती हुई नजर आ रही है। जब ये फैलती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बात साफ हो रही है बिल्कुल कि आपका ये जो रे ऑफ लाइट है जब वो बबल से पास होगा तो इट एक्ट एज आ डाइवर्जिंग लेंस। तो वो किसकी तरह काम करेगा, बिल्कुल डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। देखो किस तरीके से ये आपकी बेटा देखो बाहर को भागती हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि टुवर्ड्स देखो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया तो टुवर्ड्स तो नॉर्मल जाएंगी, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल में तो फैलती हुई नजर आ रही है। जब ये फैलती हुई नजर आ रही है तो किसकी तरह काम कर रही है, एज अ डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कहता है लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज्ड होता है? देखिए और सबको पता है कि अगर हम चाहे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें चाहे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, दोनों में यूज होने वाले जो लेंसेज होते हैं डेट्स आर कन्वर्जिंग लेंसेज, जिनको हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, डेट्स आर कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज। एक इमेज का मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पॉजिटिव कब होता है? वो कहना चाह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू वो आपका पॉजिटिव कब होता है। तो देखिए अगर इस चीज पर हम बात करते हैं तो देखो आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका फोकस होता है वो फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है बेटा। कौन सा फोकस होता है, रियल, जो कि आपके राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलता है। बात आप समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? बोले जी सर बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये रियल फोकस होता है तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है, जिस वजह से वो इंडिकेट करता है कि बनने वाला यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। सिवाय एक कंसेप्ट के, वो कहां पर, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता हो कहां पर, इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उस वक्त में जो मैग्निफिकेशन यहां पर बन के आता है वो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहां पर बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होती है, वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसी कंसेप्ट के ऊपर ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें ढूंढ लेते हैं कहां पर मिल रहा है। ऑप्शन डी में मिल रहा है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिक सेंटर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर रहेगा डेट्स ऑप्शन डी, इन बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ। देखिए बढ़िया तरीके से हमने इस केस स्टडी को देखो निपटा लिया है। चलिए अब अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके कुछ सोल्यूशंस रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए 11वें नंबर की केस स्टडी की बात कर लेते हैं। 11वें नंबर की केस स्टडी हम पे किस चीज पर बात कर रही है, वेरिएशंस इन फोकल लेंथ पर बात कर रही है। ये देखो कुछ आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी गिवन है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर गिवन है, डेट इज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया कि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का ये मतलब होता है। ठीक है, लेंसेज ऑफ म्यू, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इस 20 सेंटीमीटर। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 का वैल्यू कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है बेटा, और R2 का जो वैल्यू होता है वो कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। कंसेप्ट है भैया, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि R1 का वैल्यू पॉजिटिव लेना है और R2 का वैल्यू कैसा रहना है, नेगेटिव लेना है। ये अगर आप ऐसा लेते हैं तभी जाकर आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। समझ के बात के लिए? बोले जी सर समझ गए हैं। तो आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है इस सरफेस का। चलिए एक पेज ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो 1/f इक्वल्स टू क्या लगेगा, म्यू माइनस 1, और डेट इज 1/r1 माइनस 1/r2। प्रीवियस कंसेप्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि R1 का वैल्यू क्या लेना है, आपको पॉजिटिव के साथ लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको R गिवन है क्योंकि इक्यू कॉन्वेक्स लेंस बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, इक्यू कॉन्वेक्स। और R2 के वैल्यू को क्या लिया जाएगा, माइनस का R लिया जाएगा। ठीक है, आपको फोकल लेंथ यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है आपके लिए जी, गिवन है सर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इट इज टेकन एज प्लस 20। म्यू का वैल्यू आपको गिवन है, डेट इज 3/2 माइनस का 1 एंड 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1/20 आ गया बेटा यहाँ से, इसको मैं कट कर देता हूँ, 1.5 आ रहा है, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, और ये दोनों वैल्यू ऐड होकर कितनी हो जाती हैं, 2/r हो जाती है।
ठीक है जी, ठीक। इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो r का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से, 20 सेंटीमीटर आ जाता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर देख लीजिए, आपका क्या निकल कर आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल समझिए, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया कि दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है बेटा, चलिए अगला कंसेप्ट हमसे देखो क्या कह रहा है। कहता है अ सब्सटेंस इज बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। एक आपका सब्सटेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह हरकत करता है, किसमें, एयर में, और कॉनकेव की तरह करता है वाटर में। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखो मैं आपको इस पे कंसेप्ट बता देता हूं। कंसेप्ट देखो क्या कहता है। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए अगर मैं कंसेप्ट को लेकर बात करता हूं तो बेटा देखिए, सब्सटेंस जो है उसको ग्लास मान लेते हैं, ठीक है। जो लेट सब्सटेंस बी ग्लास, लेट सब्सटेंस बी ग्लास, जो आपका सब्सटेंस है वो क्या है, ग्लास है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना बेटा ग्लास का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का, उसके साथ कंसेप्ट सुनिएगा जरा। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट बेटा आपसे ये कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बड़ा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का बड़ा हुआ, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। किससे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। ठीक है, तो अगर ग्लास आपका जो है वो जो मटेरियल है, अगर वो लेंस आपका क्या है, कॉन्वेक्स है, लेंस आपका क्या है बेटा, कॉन्वेक्स है। ठीक है, और कॉन्वेक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है डेट इज 1.50 होता है बेटा। अगर वो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है ना। तो अगर आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है, ठीक है, तब वाटर के अंदर इमर्ज्ड होने पर भी, वाटर के अंदर इमर्ज्ड होने पर भी कॉन्वेक्स लेंस ही बना रहता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो ग्लास है, उस ग्लास को आपने पानी के अंदर डिप कर दिया, किसके अंदर डिप कर दिया, वाटर के अंदर, और आप कह रहे हैं कि बताओ अब जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ इस ग्लास की क्या हो जाएगी, ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास है बताओ उसकी क्या हो जाएगी। तो अगर आप उसको वाटर के अंदर डिप करते हैं तो वो इट रिमेन्स एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस, वो अभी भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही वर्क करेगा, अभी भी उसकी तरह ही हरकत करेगा। लेकिन अगर म्यू जी से ग्रेटर आपका किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, क्या हो गया, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे बड़ा हो गया, तब मियां आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस बदलकर किस में हो जाएगा, कॉनकेव लेंस में हो जाएगा। किस में कन्वर्टेबल हो जाएगा जी, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किस में बदल रहा है, कॉनकेव में बदल रहा है। अगर ग्लास के मटेरियल से ज्यादा किसका है, आपके किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब ये ऐसा हो जाता है। बहुत ज्यादा काम की चीज है भाई, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, इस पर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बेटा इस बार 2025 के पेपर में आपके बिल्कुल रहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए, इस कंसेप्ट को बेटे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब इसी के बिहाफ पर वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप मुझे बता दीजिए भैया इसका ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे बता दीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देख लीजिए भैया, अगर वो कह रहा है कि उसका नेचर जो है वो कॉन्वेक्स ही रहना चाहिए, उसका नेचर जो है वो कॉन्वेक्स रहना चाहिए, और अगर उसको वाटर में फेंक देते हैं तो कैसा होगा, वो कॉनकेव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है, इट इज ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर, क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर, क्योंकि ग्रेटर देन बोथ एयर एंड वाटर करोगे तो मैंने आपको बताया था। देखो पीछे आप कंसेप्ट देखो, एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अगर ये वाला एक से बड़ा हुआ तो वो कॉन्वेक्स ही रहा, लेकिन एक से अगर छोटा हो गया, देखो इस वाले कंपैरिजन में ये छोटा हो गया तो वो किस में बदल गया, कॉनकेव में बदल चुका है। इसी वजह से मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इट इज ग्रेटर देन एयर। जब ये एयर से ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, एयर से जब ये ग्रेटर होगा, देख लीजिए भैया, एयर से जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा तो ये इट रिमेन्स एज कॉनकेव, ये स्टिल किसकी तरह नजर आएगा, सॉरी कॉन्वेक्स की तरह नजर आएगा,
है ना। और जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे, वाटर से छोटा हो जाएगा, तो वाटर से छोटा होने पर ये किसकी तरह हरकत करेगा, कॉनकेव की तरह हरकत करेगा। इसी वजह से जो आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां से जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ए वाला बनेगा, और ये आपका यहां से बिल्कुल बेहतर वाला आंसर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। समझ के बात के लिए चलिए अगली वाली केस स्टडी देख लेते हैं। अगली केस स्टडी हमसे क्या कहती है, ठीक है। चलिए कहता है फॉर अ थिन लेंस विद रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ इतना आपको गिवन है। तो ये कहता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो बता देते हैं ये वैल्यू देखो किसके बराबर होगी। एक ऐड कर लेते हैं हम लोग यहां पर एक पेज को, ठीक है। तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए। हम जानते हैं 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन गिवन है हमारे लिए, तो n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को उठाकर नीचे ले आता हूं, तो 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1/fn माइनस 1। देख लीजिए भैया ये ऑप्शन कहां पर आपको मिलेगा, ये ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना बेटा आप मेरी बात के लिए, बोले हाँ जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल शाबाश, ऐसे ही बस समझते हुए चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला देखो हमसे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है आ गिवन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, आ गिवन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इतने का आपको दे रखा है, कैन बिहेव एज अ कॉन्केव व्हेन इट इज हेल्ड इन अ मीडियम ऑफ म्यू इक्वल टू, है ना। वो कहता है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये गिवन है, तो ये आपको म्यू जी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो कॉन्केव की तरह आपका हेल्ड कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगता है जब उसको एक मीडियम में डाला जाता है। तो देखो पिछले वाले कंसेप्ट की तरफ आता हो बेटा, सॉरी पिछला कंसेप्ट की तरफ जाओ। पिछला कंसेप्ट आपसे क्या कह रहा है, पिछला कंसेप्ट साफ साफ कह रहा है कि अगर ग्लास से बड़ा किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो कॉनकेव किसकी तरह हरकत करेगा, कॉनकेव की तरह हरकत करेगा। कॉन्वेक्स किसकी तरह हरकत करेगा, कॉनकेव की तरह हरकत करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मीडियम जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए पूरे ऑप्शन में सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, बोले सर डी वाला लग रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल बेटे, डी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, लेस देन 1 हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 1.5 हो रहा है, विच इज इक्वल टू ग्लास ही हो रहा है, और 1 वाला तो आपका 1 है, सबसे बड़ा आपका क्या है 7/4 है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ वाले की बात कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ वाला आपसे क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर इतना इन रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/f, f का वैल्यू आपको देखो यहाँ पर कितना गिवन है, इट्स 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। म्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि बात हो रही है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। R1 पॉजिटिव लिया जाएगा और R2 के लिया जाएगा नेगेटिव। तो एक 20 है दूसरा 40 है, तो ये 20 लिया जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 1/40 हो जाएगा, ठीक है। 1/20 यहां से हो जाता है, डेट इज म्यू माइनस 1, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 40 ही आएगा। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे चलकर क्या होता है हमारे पास। 1/20 इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू माइनस 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, 3/40, ये कितनी हो जाएगी, इट्स 3/40 हमारे पास हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, म्यू माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3/2 इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए हमारे पास म्यू माइनस 1 इक्वल्स 2/3 हमारे पास हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 हो जाएगा। और म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 5/3। तो 5/3 जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5/3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए जी। देखो कितनी बढ़िया तरीके से हम लोग केस स्टडीज को लगाते हुए चल रहे हैं। ये आपका जो पुराना वाला केस स्टडी था, मतलब 11th के नंबर के केस स्टडी था, उसके ये सोल्यूशंस रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली जो केस स्टडी हमारे पास है दैट इज 12th केस स्टडी, और ये फिर से आपकी रे ऑप्टिक्स के साथ है, दैट इज फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर से देखो आपके सामने आ गई है। बात कर लेते हैं, देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहा है उस पर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक TIR के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट की एक थ्योरी है, ठीक है, जहां पर हमको TIR के बारे में पता लगता है। TIR की अच्छा थ्योरी क्या है, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं TIR का। अगर आपका ये जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा आपका इंसिडेंट एंगल हुआ ना, क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा आपका क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल,
तभी आपका TIR जो है वो पॉसिबल होता है, डेट्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर आपका क्रिटिकल एंगल जो रहा जनाब, अगर वो क्रिटिकल एंगल आपका इंसिडेंस एंगल से बड़ा हो गया, ठीक है, जहां पर इंसिडेंट एंगल कैसा है, छोटा है, किससे, क्रिटिकल एंगल से, तब यहां पर होने वाला जो कंसेप्ट है दैट कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन। तब यहां पर जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और इस के ऊपर बेस्ड आपका एक ऑप्टिक फाइबर बनाया जाता है जो आपके लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट एनर्जी के थ्रू ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देख लीजिए ये वाली जो आउटर कोर है इसकी, ये वाली जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर को कैसा बनाया जाता है, इस आउटर कोर को अंदर वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में, अंदर वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है, और ये बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो ये जो μ1 है ये आपका स्मॉलर रहेगा किससे, μ2 से। और ये ऐसा तब कराया जाएगा ताकि आपका यहां पर बढ़िया तरीके से TIR का कंसेप्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन से ऐसे फिनोमिनाज हैं इसमें जो TIR के ऊपर बेस्ड होते हैं। स्पार्कलेट ऑफ डायमंड, जी हाँ बिल्कुल होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डॉक्टर्स फॉर एंजियोग्राफी, जी बिल्कुल होता है। स्टेटोस्कोप जिसको बोला जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जी हाँ, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी में TIR का कंसेप्ट जो है वो आपका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हमसे अ रे ऑफ लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर इफ, ठीक है। अंडरगो TIR में कब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल जो है उससे बड़ा क्या होना चाहिए, आपका इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, तभी TIR का फिनोमिना होगा। तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या है, इज इंसिडेंट एट द एंगल लेस देन द क्रिटिकल एंगल, जी नहीं, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। गोज फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, जी नहीं, ये डेंसर टू रेयर का फिनोमिना होता है। स्ट्राइक द इंटरफेरेंस नॉर्मली, जी नहीं। इज इंसिडेंट एज द एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि इफ इन कोर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, किसी भी कंडीशन के अंदर जो आपका इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल ही किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो बता दीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का होगा। तो ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब आप डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे होते हैं और डेंसर टू रेयर मीडियम में जाते हुए जब ऑब्जेक्ट से आपकी इंसिडेंट रे जाती है, यहां पर आपका नॉर्मल जाएगा और आपकी रिफ्लेक्टेड रे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मीडियम हो जाती है, इंटरफेरेंस पर हो जाती है, तब यहां पर ये जो बनेगा एंगल, जो एंगल यहां पर बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का बनता है जनाब, तभी यहां पर बनने वाला इंसिडेंट एंगल ही आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ TIR, है ना। तो यहां पर इसका मतलब ऑप्शन मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी 90 डिग्री। एंगल R कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी ये क्या होगा आपका पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर शोन करेक्ट रिलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कोर एंड क्लेडिंग। क्लेडिंग और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्लेडिंग है, कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर वाली कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा चाहिए। तो ये बात देखो मैंने आपको पीछे ही बता दी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बाहर वाले का अंदर वाले के कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जो N1 है यहाँ पर वो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 बाहर वाले का है, तो N1 बड़ा होना चाहिए किससे, N2 से। क्लैडिंग से जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी आपका जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका TIR का फिनोमेना हो पाएगा। इसका मतलब कोर बड़ा रहे और क्लैडिंग कैसा रहे, कम रहे, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले वाले की बात कर लेते हैं। अगला वाला क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर गिवन ऑप्टिकल फाइबर देन स्पीड ऑफ द दैट फाइबर इज। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं, आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, है ना, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लीजिए जरा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट था, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, आपको यहां पर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू गिवन है, तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स साइन IC इज इक्वल टू 1/μ,
क्या होता है फॉर्मूला, साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ। ठीक है, अब ये म्यू कब से निकल के आता है, जब ये 1/2 की फॉर्म में होता है। यहां से बनने वाला जो आपका फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इट्स b1/b2। फॉर्मूला क्या बनेगा, b1/b2 बनेगा। इन दोनों का रिलेशन यहां पर हम लोग उठा लेते हैं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या होगा। तो साइन हमसे आईसी की बात कर रहा है, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का हमें गिवन है। क्रिटिकल एंगल हमें कितने का गिवन है, 30 डिग्री का गिवन है। बात कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट फाइबर के अंदर की बात कर रहा है। तो इसमें ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज b1/b2 की बात कर रहा है। ठीक है जी, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, b1 का वैल्यू हमको निकालना है, b2 का वैल्यू हमको कितना गिवन है। ठीक है, इट इज 3 × 10⁸ है। ठीक है, सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है ना जी। ठीक है, तो यहां से b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 = 3 × 10⁸ हो जाएगा। और v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट्स 1.5। ठीक है, 2 बन जा 2 और 2 5 सा 10, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, बोले सर बी ऑप्शन नजर आ रहा है जी। तो वी इज योर करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को बेटे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जैकपॉट जैसा है, इस कंसेप्ट को यहाँ पर ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी प्रीवियस केस स्टडी रही पूरी 12th वाली, जिसका आपने इस तरीके से कंसेप्ट के साथ आपने इसके आंसर्स निकाले। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको बात समझ में आ रही है और आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया करके बेटे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी की वीडियोस आपके लिए आ रही हैं और लगातार चैनल पर हम आपके साथ बने हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम तक, ताकि आपका जो फुल रिवीजन है वो हम आपको करा सके और आप सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से जान सकें। ठीक है, चलिए बाकी अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए या फिर इनके रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है, तो वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसान सा काम करना है, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम का जो है वो चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली हमारे पास केस स्टडी आ गई है। केस स्टडी कहाँ से है जी, ये तो केस स्टडी वेव ऑप्टिक्स से आ गई है आपके लिए, है ना। तो चलिए बढ़िया तरीके से वेव ऑप्टिक्स के यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए बात किस पर हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पर बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग बच्चे देखिए हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन किसके बीच में गिवन है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपसे यहाँ पर फ्रिंज ब्रीथ की बात कर रहा है। एक रिलेशन आपको यहाँ पे गिवन है कि रिड्यूस होगी तो वो किस तरीके से रिड्यूस होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज अ β/μ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द फ्रिंज ब्रीथ। ठीक है, फ्रिंज ब्रीथ के साथ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को आपको यहां पे ध्यान रखना है, दैट इज बीटा इक्वल्स टू n लैम्डा d/d। ठीक है जी, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज एंड द स्क्रीन, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड बीटा इज द फ्रिंज ब्रीथ। ये आपकी फ्रिंज ब्रीथ होती है। ठीक है जी, ठीक, चलो फ्रिंज ब्रीथ का मतलब जहां पर आपके दो तरीके के, एक डार्क और आपके ब्राइट जहां पर बनते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज ब्रीथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेट। ठीक है, कहता है कि सिर्फ वेवलेंथ को बदलने से ऐसा हो जाएगा, या कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, या कहता है कि कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग वेवलेंथ बाय और चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज। इसमें दोनों ही बातें कह दी हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि एक में सिर्फ लैम्डा को लेकर बात करी, एक में सिर्फ बात करी उसने डी को लेकर। तो भैया जब दोनों बातें उसने एक में लेकर कर दी हैं तो दोनों बातों पर ज्यादा हम लोग सहमत होंगे ना। क्यों, क्योंकि देखो रिलेशन आपके सामने है, रिलेशन के ब्याह पर आप बात करेंगे तो ये आपका जो है परफेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा चलिए ऊपर उठा लेता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा सेकंड वाला, है ना। चलिए ठीक है, देखिए जरा इसका हमारे ऊपर वाले का आंसर क्या है, सी वाला है। ठीक है, चलिए इफ द ब्रीथ W ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज टू 2W, कहता है जो ब्रीथ है वो क्या हो रहा है, आपके स्लिट का इंक्रीज हो रहा है W से 2W पर, तो कह रहा है उसका एम्पलीट्यूड में आपका क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रीथ होती है क्या होती है आपकी जी, ये जो ब्रीथ होती है ये ब्रीथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ जी, एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड के साथ ये कैसी है, एम्पलीट्यूड के साथ कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ब्रीथ 2 गुनी बढ़ रही है तो एम्पलीट्यूड भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, बोले सर 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 2A।
एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका जनाब 2a हो जाएगा। और ऐसे ही देखो बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और आपके आंसर जो है यहां पर बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेट ए एंड बी टू स्लिट्स film of thickness TA and TB and refractive indexes MA and NB are placed in front of A and B respectively. If mu A TA equals to इतना है then the central maxima will be, कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए वो कहता है वो शिफ्ट हो जाएगा ए की तरफ, वो कहता है शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ, या कहता है शिफ्ट टुवर्ड्स ए इफ इतना इतना होगा, या शिफ्ट टुवर्ड्स बी अब जब इतना इतना होगा। ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूं। देखो इस तरीके से स्लिट की बात कर लेते हैं। ए और बी की बात कर रहा है वो आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपकी वैल्यू गिवन है। तो मैंने आपको बताया था फ्रिंजेस के बीच की जो रिडक्शन होता है वो किससे निकाला जाता है, बी डैश इक्वल्स टू बीटा अपॉन म्यू पे निकाला जाता है। ठीक है, दिस वैल्यू इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड होती है। और उसने रिलेशन देखो हमको पहले दे दिया है, रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है, दैट इज TA अपॉन TB और इक्वल्स टू क्या बनना है हमारे पास, म्यू बी अपॉन म्यू ए। रिलेशन आपको साफ साफ देखने से लग रहा है कि इनवर्सली के ही रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, इनवर्सली। तो देखिए भैया जब ए कंडीशन की बात आएगी तब आपका TB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, TA होना चाहिए। बोले ठीक है, और जब वो बी की तरफ जाएगा तो टीवी जो है वो ग्रेटर वो सॉरी लेस देन होना चाहिए, किससे, टीए से होना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में हम लोग इस फ्रिंजेस ब्रिज को निकालेंगे और निकालने के बाद एक रिलेशन प्रपोज करेंगे और ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। करके देखिएगा, नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा निकालने की बात आपसे यहां पर की जा रही है। ठीक है, अरे कैसे, अरे जी बीटा का फॉर्मूला भी पीछे नहीं बताए थे, कैसे निकालते हैं, बीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन डी भैया, है ना। और इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो फ्रिंज ब्रिज जब आपकी रिड्यूस या फिर इंक्रीज होगी उसको निकालने का फॉर्मूला यहां पे बता दिए हैं, बी डैश इक्वल्स टू बीटा अपॉन म्यू। क्या परेशान हो रहे हो भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थर्ड स्लिट इज मेड इन बिटवीन द डबल स्लिट्स। वो कह रहा है कि दो स्लिट यहां पे बनी हुई हैं, दो स्लिटों के बीच में एक स्लिट और बन के तैयार हो गई है ऐसे करके। तो कह रहा है ये पॉसिबल आपका कब होगा, ये पॉसिबल आपका कब होगा। फ्रिंजेस ऑफ अनइक्वल ब्रेथ आर फॉर्म्ड, कह रहा है कि जो फ्रिंजेस बनेंगी वो अनइक्वल ब्रेथ की बनेंगी। कहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज रिड्यूस्ड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस टोटली डिसअपियर, कह रहा है पूरी तरीके की फ्रिंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अरे भैया वो कह रहा है कि दो के बीच में तीसरी बननी है, वो कहीं खत्म हो जाएगी, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा भैया। वो कह रहा है पूरी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा भैया, ये तो तब होगा जब आप दोनों स्लिट में से किसी एक स्लिट को आप खत्म कर दें। माना आपके पास डबल स्लिट है, ठीक है, ये रही आपके पास डबल स्लिट, ठीक, ऐसे रही ये डबल स्लिट, एक स्लिट ये बन रही है और एक स्लिट ये बन रही है। मान लेते हैं इस वाले को आपने कपड़ा रख के ढक दिया, जब आप इसको कपड़ा रख के ढक दोगे तो कोई इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस आपके यहां पे किससे होता है, जब यहां पर दो आपकी सेम वेवलेंथ की वेव्स क्या करती हैं, सुपर इंपोज करती हैं, और उन सुपर इंपोज होने की वजह से आपके डार्क और ब्राइट कलर की दो फ्रिंजेस बनती हैं। उन्हीं फ्रिंजेस के बिहाफ पर आपका क्या बन के तैयार होता है जी, इंटरफेरेंस पैटर्न बन के तैयार होता है। तो वो कहना चाह रहा है कि यहां पर जब दो के बीच में एक बनेगी तब ऐसा क्या होगा, कह रहा है ओनली ब्राइट लाइट इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। नहीं, बात ये भी सही नहीं है, तो देख लीजिए कैसा होगा। ये जो डी वाली बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि दो के बीच में ये तीसरा वाला आ जाए। दो के बीच में जब तीसरा आएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्क्रीन और फ्रिंजेस के बीच में, सॉरी स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को क्या कर दूं, डिक्रीज करा दूं। क्या करा दूं, डिक्रीज। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपकी फ्रिंजेस हैं, ठीक है, और इसके ठीक सामने ये स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन के दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। अगर मैं इसको रिड्यूस करा देता हूं, छोटा करा देता हूं, तो ऐसा करने पर जो आपकी फ्रिंजेस बन रही होंगी वो फ्रिंजेस के बीचेस में का जो गैप है वो कैसा हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। और रिड्यूस्ड होने की वजह से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है अनइक्वल रहेगा। अनइक्वल नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा आपस में, और आसपास जो है वो बनना चालू हो जाएंगी आपकी ब्राइट और आपकी डार्क फ्रिंजेस। समझ रहे हैं बात के लिए। देखो डिस्टेंस बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत दूर है, तो सुपर इंपोजिशन करते हुए जो वेव स्क्रीन पर पड़ती है वो आपकी अच्छी गैप के साथ बनती है, जहां पे फ्रिंज ब्रिज अच्छा बनता है, ठीक है। लेकिन जब इस स्क्रीन को आप बहुत ज्यादा पास में ले आओगे तो ऐसा क्या होगा, सुपर इंपोजिशन आपको जल्दी स्क्रीन पर ऑब्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो कंक्लूजन्स है वो कैसे आएंगे कि एक डार्क एक आपकी ब्राइट हो जाएगी, फिर एक डार्क हो जाएगी, फिर ब्राइट हो जाएगी, और इनके बीच की जो फ्रिंज ब्रिजेस है उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक। चलिए अगला वाला बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। फिफ्थ वाला कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद अ माइक्रोस्कोप कवर स्लिप।
देन कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करता हूं, किसी एक स्लिट को कवर कर देता हूं माइक्रोस्कोप कवर की स्लिप के साथ, ठीक है, मतलब ढक्कन लगा दो। जैसे कि मैंने ऊपर बोला था, अगर ढक्कन लगा दोगे तो इंटरफेरेंस बनेगा कहां जनाब? इंटरफेरेंस बनने के लिए सुपर इंपोजिशन होना जरूरी है। सुपर इंपोजिशन जब वेब का होगा ही नहीं तो भाई किस बात का होगा, है ना? बोले हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिंजेस पैटर्न डिसअपियर्स, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फ्रिंज ब्रेथ यहां पर बनती हुई नजर नहीं आएगी, कोई फ्रिंजेस नहीं बनेगी, ना ही डार्क कलर की और ना ही ब्लैक कलर की। सीधी से एक लाइट मोनोक्रोमेटिक आपको दिखती हुई नजर आएगी, जिसके बेटे रोशनी आपको सामने स्क्रीन पर ऑब्टेंड होती हुई नजर आ जाएगी। समझ रहे हैं बात के लिए जी? कोई ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं बनेगी, नॉर्मल कलर बनेगा, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट का पैटर्न आपको शो होगा। ठीक है जी? जी चलिए, आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये आपका 13 नंबर का केस स्टडी था, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर्स लगाए हैं, आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात आ गई है, ठीक है। 14 नंबर की केस स्टडी हमारे पास आ गई है। ये 14 नंबर की जो केस स्टडी है वो आपकी अगेन चैप्टर 10 से है, ठीक है, डेट्स अ वेव ऑप्टिक्स, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है ये भी हमसे। अब वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर बात कर रहा है वो, ठीक है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ लाइट सीम्स टू प्रोपोगेट इन रेक्टिलिनियर पाथ बिकॉज, कह रहा है एक लाइट जो है वो प्रोपोगेशन दिखाई देती है रेक्टिलिनियर पाथ की, मतलब स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, मतलब किसकी? स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी आपकी वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है, अब पहले तो वो वेव कह रहा है, ठीक है, लाइट सीम टू प्रोपोगेट रेटिन मोशन। देखो भैया वेव ऑप्टिक्स की बात हो रही है, तो लाइट जो है वो वेव नेचर में है, तो वो वेव की तरफ फॉलो कर रहा है, और साथ ही साथ में कह रहा है वो रेक्टिलिनियर पाथ में भी शो हो रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा कब पॉसिबल होगा? देख लीजिए भैया, ये जो अप एंड क्रस्ट की फॉर्म में जो आपकी लाइट प्रोपोगेट कर रही है, इसी का तो मतलब है कि लाइट आपका कौन सा नेचर शो कर रही है? बोले सर वेव नेचर शो कर रही है। अब ये चीज तो आपको नजर आ रही है जिसमें दो डिस्टेंस आपको नजर आती है, किस किस के बीच में? क्रस्ट और ट्रफ के बीच में। ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रही है ना जी? बोले हाँ सर आ रही है नजर, यही तो आपकी वेवलेंथ कहलाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल कहलाती है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर कहीं पर भी ऑप्शन, मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं कहीं आपको दिक्कत आए। देखो भैया यहां पर कहीं पर भी ऑप्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपको देखो कहीं एम्पलीट्यूड नजर नहीं आ रहा है। बोले हाँ सर नहीं आ रहा है। अगर एम्पलीट्यूड नजर आ रहा होता तो ये वाला हिस्सा जो है, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर एम्पलीट्यूड कहीं लिखा हुआ होता तो मैं लिख सकता था कि एम्पलीट्यूड छोटा हो गया होगा, इस वजह से हुआ होगा, लेकिन यहां पर मैं क्या कहूंगा, एम्पलीट्यूड के साथ साथ वेवलेंथ भी जो है वो कैसी हो गई होगी? वो डिक्रीज हो गई होगी। कैसी हो गई होगी? डिक्रीज। बोले सर कैसे? बोले कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटे छोटे से पैटर्न जो है वो आपके इस तरीके से बनने स्टार्ट हो गए होंगे, और जब मैं इस लाइन को बहुत दूर से देखूंगा और ये बहुत ज्यादा छोटे ही पैटर्न में फॉर्म कर रहे होंगे क्रस्ट और ट्रफ को, तो ऐसा हो देखने पर हमको ये कैसा नजर आएगा? एकदम स्ट्रेट पाथ में ही नजर आएगा। बोले सर कैसे? बोले भैया देखो हम इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा यूज करते हैं जी। बोले हाँ सर यूज करते हैं। a क्या है जनाब यहाँ पर? बोले सर सिंगल स्लिट की यहाँ पर ब्रेथ है। बोले जी। बोले सर थीटा क्या है? बोले सर यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग थीटा। एन क्या है? बोले सर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एन का वैल्यू टू कैलकुलेट द फ्रिंज ब्रेथेस, सॉरी द नंबर ऑफ द फ्रिंज ब्रेथेस की प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। और सर लैम्डा क्या होता है? बेटा वो सर वेवलेंथ होती है कि जहाँ से आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट कहाँ पर बनाएगी, तो कितनी वेवलेंथ के साथ वो जाकर बना रही है, वो सर लैम्डा होता है। तो भैया देख लीजिए ओवरऑल जो आपका थीटा है, जो फ्रिंज ब्रेथ की बात हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है? दिस इज ऑल डिपेंडेबल ऑन दी वेवलेंथ। वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है? वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेबल होता है। और अगर आपका वेवलेंथ छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, तब यही आपको जो वेव है वो कैसी नजर आएगी? बहुत ज्यादा माइन्यूट सी नजर आएगी, जिस वजह से आपका ऑप्शन बी यहां से क्या बनेगा? ठीक सही बनेगा। क्यों? क्योंकि इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी तो छोटी हो जाने के कारण वो आपको कैसी नजर आएगी? रेक्टिलिनियर पाथ में नजर आएगी। क्यों? देखो साथ में एम्पलीट्यूड पर भी मैं ये नहीं कहूंगा एम्पलीट्यूड नहीं होगा, एम्पलीट्यूड भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हमको वेवलेंथ के साथ यहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर फॉर्मूले में भी हमारे पास यहाँ पे देखो वेवलेंथ ही नजर आ रही है तो हमको उसके साथ ही जाना है, ठीक है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड भी लिखा हुआ होगा तो आप जाएंगे उसके साथ भी, ऐसा नहीं है आप उसको इग्नोर करेंगे
जाएंगे, आपको जाना उसके साथ भी है, ठीक है। देखो एंगुलर ब्रेथ हमारे में है नहीं, अगर वो होती तो मैं उसके साथ चला जाता, तो वहां पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाती, ठीक है। रिसोल्यूशन पावर भी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, अगर वो होता तो वहां से भी मैं आपको बता देता, तो वहां से भी आपका ए जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाता, ठीक है। लेकिन गिवन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमको वेवलेंथ के क्रॉस ही जाना पड़ेगा, जहां पर हमको बेटे जो आंसर है वो वेवलेंथ के टर्म्स में ही क्या करना है, मार्कअप करना है, ठीक। अगला वाला हमसे क्या कहता है, अगला वाला हमसे कह रहा है कि इन डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट द एंगुलर ब्रेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। अब ये जो ब्रेथ की बात कर रहा है उसमें हमें सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, बोले इसको निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ता है, बोले क्या करना पड़ता है, बोले इट्स अ 2 लैम्डा, बस इट्स अ 2 लैम्डा, ये वैल्यू हमको गिवन है, इसके साथ हमको कुछ भी नहीं पता। वो कहता है नहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये आपका कितना होगा, ये आपका 2 लैम्डा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वैल्यू यहाँ पर निकाल देनी है। अब लैम्डा का वैल्यू आप कहीं से उठाकर निकाल लाओ, आप उसको लाके यहाँ पे लगा दो, तो भैया बोले वो आपकी हेडक, वो अपने आप देख लेना भैया किस तरीके का इसका जो आंसर है वो आपका निकल कर आएगा, ठीक है। बोले चलो अच्छा ठीक है सर, हम अपने आप देख लेंगे। बोले क्या क्या देखोगे, बोले बताओ। बोले देखो डिफ्रैक्शन अगर सिंगल स्लिट की बात करते हैं, एंगुलर ब्रेथ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा किस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो कह रहा है ब्रेथ ऑफ स्लिट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो आपको पीछे ही मैंने बताया है, क्या बताया है कि ए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालना जरा क्या होगा, इट्स ए साइन थीटा अपॉन एन होगा सर। बोले हाँ सर इतना हो जाएगा हमारे वैल्यू। तो जनरल टर्म्स में अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो कहना चाह रहा है कि लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड, बोले इस पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं भैया लैम्डा फॉर्मूला में आ रहा है तो डिपेंडेबल करेगा। बोले कह रहा है ब्रेथ ऑफ द स्लिट, बोले इस पर भी डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा भैया, ए फॉर्मूले में आ रहा है तो इस पर भी करेगा। रेशियो ऑफ लैम्डा एंड द स्लिट ब्रेथ, भैया दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर बात हो रही है। देखो जो फॉर्मूला हमको दे रखा है उस फॉर्मूले के अंदर ही सारी चीजें आ रही हैं। आ क्या नहीं रहा है, आ नहीं रही है डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, डिस्टेंस नहीं आ रही है कहीं पर। डी आपका डी का जिक्र कहीं होता हुआ नजर आ रहा है, बोले सर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड है, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला वाला देख लेते हैं। फॉर अ डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट की जो आपकी इंटेंसिटी होगी डिफ्रैक्शन के पैटर्न में वो कैसी रहेगी, कह रहा है वो इनफाइनाइट रहेगी, फाइनाइट एंड द सेम मैग्नीट्यूड एज द सराउंडिंग मैक्सिमा रहेगी, या फाइनाइट बट मच लार्जर देन द सराउंडिंग मैक्सिमा रहेगी, या फाइनाइट एंड सब्सटेंटली स्मॉलर देन द सराउंडिंग मैक्सिमा रहेगी, ठीक है। देख लीजिए जनाब क्या होता है, अगर सिंगल स्लिट से बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल पॉइंट निकालने की हम लोग बात करते हैं, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज के बीच में आप लोग जानते हैं कि रिलेशंस हमारे पास है। बोले सर कैसे रिलेशंस है, अगर इंटेंसिटीज की बात कर लेते हैं और हम लोग एम्पलीट्यूड्स की बात करते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो होते हैं इंटेंसिटीज के टर्म्स में वो स्क्वायर के टर्म्स में होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पैटर्न का फॉर्म रहता है। बोला सर हाँ बिल्कुल रहता है। अगर इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं सेंट्रल पॉइंट के अंदर, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स में अगर डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो ये फाइनाइट पैटर्न शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, फाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होते, ये फाइनाइट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है बेटा वो एन पर डिपेंडेबल होगी ना, ठीक है, और साथ में लैम्डा भी डिपेंडेबल होगी। ये जो पैटर्न आपके सामने यहाँ पर जो बन के नजर आता है, पैटर्न में साफ साफ ये बात पता लग रही है कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर जाकर रिफ्रैक्टेड होता है तो किसी एक पॉइंट पर जाने के बाद ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जहां पर वो फोकस करेगी सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट पर, वो आपका कैसा होगा, पॉइंट फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका यहां से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बात ये कर लेते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो बन के कैसे तैयार होंगे। वो कह रहा है फाइनाइट बनेंगे पर सेम मैग्नीट्यूड एज अ सराउंडिंग मैक्सिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा देखिए दोनों में अंतर रहता है, और मैक्सिमा मिनिमा वाले जो पाथ होते हैं वो इंटरफेरेंस से अपोजिट होते हैं। इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा होता है इसका वो मिनिमा बनता है, और इंटरफेरेंस में जो मिनिमा होता है वो उसका क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। तो ऑप्शन बी भी आपका यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगले की बात करते हैं कि फाइनाइट बट मच लार्जर देन द सराउंडिंग मैक्सिमा। तो यस, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां का जो मैक्सिमा है वो वहां का क्या होता है, मिनिमा होता है, ठीक है, और वहां का जो मिनिमा है वो यहाँ का क्या है, मैक्सिमा है। तो जो फाइनाइट नंबर्स होता है वो मच लार्जर देन द सराउंडिंग मैक्सिमा आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। रिजॉल्विंग पावर की बात करता है, देखो रिजॉल्विंग पावर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, वो हमारे में यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं क्या कहता है। इन अ सिंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डी मीटर distance from the slit of breadth d meter, the ratio of the breadth of the central maxima to the breadth of the other secondary maxima is। वो आपसे कह रहा है, देखो आपको दो तरीके की फ्रिंजेस यहाँ पर गिवन है, और फ्रिंजेस के अकॉर्डिंग वो आपको आपसे बात करवा रहा है और कह रहा है बताइए किस तरीके की वैल्यूज का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो आपको देखो मैं बता देता हूं जो रिलेशंस यहाँ पर होते हैं, तो रिलेशंस देख लीजिए कैसे हैं। आपको यहाँ पर डी मीटर की
स्क्रीन बता दी गई है, ब्रेथ आपको बता दी गई है, स्मॉल डी के साथ है, रेशियो पूछ रहा है सेंटर मैक्सिमा का और ब्रेथ का ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर सेकंड मैक्सिमा के हिसाब से मैं बात करता हूं तो सेकंड मैक्सिमा के हिसाब से वैल्यू जो है वो कितनी बन के आपके पास तैयार हो जाएगी, सेकेंडरी की और सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट पर जो वैल्यू बनती है बेटे वो 2 लैम्डा के साथ बनेगी, दैट इज 2 लैम्डा डी बाय डी। कितना बन जाएगा, इट्स 2 लैम्डा डी बाय डी। सेकेंडरी की बात करता हूं तो सेकेंडरी की जब बात करेंगे तो उसके साथ में बेटे एन डी आता है, वो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, वैल्यू सिर्फ कितनी बचेगी, लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, कितनी बचेगी, सिर्फ लैम्डा डी अपॉन डी बचेगी। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकाल देते हैं, जब रेशो निकालेंगे सारी वैल्यूज कट आउट हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास 2/1 बचेगा, और 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, रेशो आपका हो जाएगा 2:1 का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भैया सेंट्रल मैक्सिमम वाले पॉइंट पर 2 लैम्डा के साथ वैल्यू बनके तैयार होती है, ठीक है। उसने सेकेंडरी बोल दिया, मेरे से क्या बोल दिया, सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दिया। जब सेकेंडरी मैक्सिमा जब बोलेगा तो ये जो डी के वैल्यू है डी, ये कितनी हो जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएगी। जब ये दुगनी होगी तो 2 से 2 कटेगा, वहां से जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आएगी, 2:1 के रेशो के साथ आएगी, और ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए जी। चलिए अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली केस स्टडी हमारे पास जो रहती है वो कौन सी है, डेट्स ऑफ 15th नंबर केस स्टडी। ये आपकी 15th नंबर की केस स्टडी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बात कर रही है, मतलब चैप्टर 11। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात हो रही है आपकी। तो डुअल नेचर से आपकी केस स्टडी आ गई है। अगर पेपर में इस तरीके के आपकी केस स्टडीज रहती हैं तो कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको आंसर देना है, उन सब के कंसेप्ट पर ही मैं बात कर रहा हूं बेटा। और कंसेप्ट को आप ज्यादा सुनिए, उसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपका रिवीजन हैंड टू हैंड होता हुआ रहे। ठीक है, चलिए क्या कहता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to emit the valence electron from a valence shell of a electron by doing a work function। ठीक है, सॉरी by doing work function, and when the electron came on the surface of the metal by using kinetic energy it gets out or escape from the metal surface। ठीक है, एक मेटल के ऊपर जब आप क्या करते हैं, एक मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, तो उस पे साथ क्या होता है कि जो आपका लूजली बाउंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने शेल से निकलकर कहाँ आ जाता है, आपके मेटल के सरफेस पर। इसको वर्क डन कहते हैं। और जब मेटल के सरफेस पर आ जाता है, कंटिन्यूसली इंटेंसिटी ऑफ लाइट डलती रहती है, तो बेचारा मजबूर हो जाता है कि ताकत के साथ वो सरफेस को छोड़कर कहीं चला जाए, एंड दिस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू बन के तैयार होगी वो क्या बन के तैयार होगी, ऐसा कुछ तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास नहीं है। तो इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, रिफॉर्मिस्ट कर लेते हैं। इसको जब रिफॉर्मिस्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन के तैयार हो जाएगी, इट्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स विच इज इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो ये क्या बन सकता है, ये आपको और बन के तैयार हो जाएगा एच न्यू माइनस का 5 नॉट। तो ये आपके पास गिवन सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला हमसे जो केस स्टडी है वो हमसे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विच इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज डिक्रीज सो दैट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सम वेलोसिटी देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल। तो कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा। अगर रिलेशन के ऊपर देखो हम बात करते हैं तो देखो रिलेशन मैं आपको यहां पर निकाल कर दिखा देता हूं। ठीक है, रिलेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन बेटा हमारे पास होता है इट्स EV नॉट, सेकंड वाले के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, EV नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चे, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। ठीक है, ये तो आपके पास एनर्जी है और ये आपके पास क्या वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो EV नॉट की बात कर ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, न्यू की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, cy लैम्डा का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, लैम्डा माइनस का लैम्डा नॉट, है ना जी।
ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब कंसेप्ट हमसे क्या कह रहा है, कंसेप्ट हमसे ये कह रहा है कि वेवलेंथ जो है लैम्डा इज लेस है किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, किससे है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज डिक्रीजेस so that emitted photoelectrons are moving with some velocity then stopping potential will be। तो stopping potential पर क्या असर आपका पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखो काइनेटिक एनर्जी जो है अगर आपका डिक्रीज हो जाता है इंसिडेंट वेवलेंथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा, वो आपसे यही तो कहना चाह रहा है। तो अगर मैं इस चीज पर बात कर रहा हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कैसा असर पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी कैसी हो गई है, लेस हो गई है। जब ये वाली वैल्यू आपकी लेस हो गई और ये वाली वैल्यू आपकी कैसी हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो जब ये वाली वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज होने पर जो आपका करेक्टर है वो किसका बन जाएगा, वो नेगेटिव वैल्यू का बन जाएगा। तो वी नॉट का वैल्यू जो है वो किसकी तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, वो इशारा आपको करते हुए नजर आ रहा है नेगेटिव वैल्यू की तरफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए जी, देख लीजिए कंसेप्ट, देख लीजिए कंसेप्ट, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चलिए फटाफट से इसको भी लगा देते हैं। कहता है व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इंसिडेंट करती हैं किसी मेटल प्लेट पर, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। तो ये इंसिडेंट कब होगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि हर मेटल के लिए एक आपका मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके थ्रू ही सिर्फ वो फोटो एमिशन आपको करके दिखाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज को रेडिएट करने पर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको ज्यादा कर देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अपने फोटो एमिशन कर पाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज इस पूरी टेबल में। देखो भैया पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूरी टेबल बनाकर दिखाई थी, वो टेबल अगर आपको अभी भी याद है तो आप देख लीजिए कि यूवी रेज से सबसे बड़ी रेज, उससे ऊपर की रेज जो है वो कौन सी होती है, यूवी से ऊपर आती है एक्स रेज, और एक्स रेज से ऊपर क्या आती है, गामा रेज। बाकी ये सब इसके नीचे होती हैं। तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर रहेगी किसकी, एक्स रेज की, वो आपकी ग्रेटर होगी किसकी फ्रीक्वेंसी से, यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी से। समझ रहे हैं आप बात के लिए। इसलिए यहां पर जो यूज्ड आपका रे रहेगा वो एक्सरे रहेगा, और एक्सरे की प्रेजेंस में हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहां पर करवा सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। कहता है फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो आपका लेस देन, वो सॉरी ग्रेटर है न्यू नॉट से। तो आपके पास जो गिवन फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो ग्रेटर है किससे, थ्रेशोल्ड आपकी फ्रीक्वेंसी से, ऑफ इंसिडेंट लाइट बिकम्स n टाइम्स। तो अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट का वो n टाइम्स हो जाता है किसके, इनिशियल फ्रीक्वेंसी के। तो जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपके पास न्यू था उसका n टाइम्स आपका हो जाता है। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बता दो कितने टाइम्स हो जाएगी। तो हम जानते हैं जनाब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोले सर कैसे, अरे फॉर्मूला नहीं बताए थे भाई अभी आइंस्टीन वाला, क्या बताए थे, K इक्वल्स टू K मैक्स इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, है ना। और उसने साफ साफ बोल दिया है कि जो आपका न्यू है न्यू नॉट से कैसा है, ग्रेटर है। तो ये वाला जो वैल्यू है इसमें से माइनस होने के बाद स्टिल जो वैल्यू है वो आपकी बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू स्टिल आपकी कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो K मैक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो कह रहा है कि न्यू की वैल्यू के अंदर कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, n के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी कितने से इंक्रीमेंट होगा, n के साथ इंक्रीमेंट होगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, n टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी n टाइम्स हो जाएगी किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सके और उनका भी कंसेप्ट सारा जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए अगला देखो क्या कहता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो कह रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो यूज की जा रही है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या होगा। तो मैं आपको देखो बता देता हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लेकर अगर आप लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, अगर जनरल टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कैसा होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा रहता है,
इसके रिलेशन में रहता है, के इक्वल टू ई वी नॉट के रहता है, दैट इज के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, है ना। ये रहता नहीं रहता रिलेशन? बोले हाँ सर बिल्कुल रहता है। और अगर वही काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्सली में भी रहता है, रहता ही नहीं रहता है। तो अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा, है ना, तो आपका क्या वी नॉट क्या हो जाएगा? ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट आपके पास है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की अगर मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो थोड़ी सी मैक्सिमम होगी, जैसे कंपैरिजन में वी नॉट जो है वो लैम्डा के साथ कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है ये भी कैसा हो जाएगा? इनवर्सली हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल आपका हाई रहेगा तो आपकी वेवलेंथ कैसी रहेगी? ऑब्वियस सी बात है मिनिमम रहेगी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, देखो बढ़िया तरीके से हमने इस वाली केस स्टडी को भी यहां पर सॉल्व कर लिया है। 15 नंबर की केस स्टडीज हमारी सॉल्व हो गई है बेटे। फटाफट वैसे ऐसी 2-4 केस स्टडी हमारे पास और हैं, ठीक है, इसको भी करके हम खत्म कर लेते हैं और हमारा बढ़िया तरीके से एकदम जो है वो आंसर यहां पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे आप प्रैक्टिस करते हुए चलेगा ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आपके आंसर्स ऐसे ही फटाफट निकलते हुए आ जाएं। ठीक है, आइंस्टीन की थ्योरी को लेकर बात कर ले रहे हैं। या आई थिंक सो आप हमारी 14 आपकी केसेस 15th नंबर की आपकी केस स्टडी यहां पर आ गई है। ठीक है, 15 नंबर की केस स्टडी तो अभी हमने करी है, 16 नंबर की केस स्टडी है। ठीक है, सॉरी बेटा भूल रहे हैं कतई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इस पर आ जाते हैं कंसेप्ट पर। ठीक है, क्या कहता है ये आपकी आइंस्टीन की थ्योरी से फिर से आपका ये सेम चैप्टर से आपकी केस स्टडी है। क्या कह रहा है देखो, देख लेते हैं। कहता है मेथड ऑफ वर्क फंक्शन इतने का वर्क फंक्शन हो रहा है, लिमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दे रखी है तो कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए कितनी होगी। तो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन एंड द वेवलेंथ, ठीक है, तो अगर आप इसके बिहाफ पर जाना चाहते हैं तो बता दीजिए आप मुझे कि उसमें फॉर्मूला जो है वो आपका क्या लगने वाला है। तो फॉर्मूला बोले जाहिर सी बात है, फॉर्मूला क्या लगेगा? बोले हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? एस सी बाय लैम्डा होता है। एंड E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आंसर निकल कर आएगा। वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। वेवलेंथ आपका 300 नैनोमीटर है तो वेवलेंथ का वैल्यू यहां पर कितना लगेगा? 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर आप पुट करेंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्क फंक्शन के वैल्यू आप यहां से कितना पुट करेंगे? तो देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, के इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा माइनस का फाई नॉट। ठीक है, और फाई नॉट का वैल्यू देखो आपके पास कितना है? इट्स 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें आप कितना लगाएंगे? इट्स 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 इज द पावर -19 को, कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है आपको वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू लगाने के बाद जो आपके पास आंसर निकल कर आएगा वो आंसर देखो, कैलकुलेशन भैया आपको करनी है, ये आप कर लेना, मैं आपको बस आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर आपका आएगा क्या? बी वाला 0.825। वैल्यूज मैंने आपको सारी बता दी, मैंने आपको फॉर्मूला सारा बता दीजिए, आंसर अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहता है। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच के ग्राफ की बात कर रहा है। इंटेक्स क्वेश्चन है भाई, ऑलरेडी आपको ये करा चुका है क्लासरूम के अंदर, जिस टीचर से आप पढ़े होंगे उन्हें भी आपको क्लासरूम में बताया होगा। ठीक है, पलक झपकते ही इसका जो आंसर है बेटा वो मार दीजिएगा, डेट इज ऑप्शन सी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपके काइनेटिक एनर्जी मैक्स है और ये आपका रहेगा बेटा यहां से वैल्यू। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये कुछ स्पेस आपका यहाँ पे छूटा हुआ क्यों है? वो स्पेस इसलिए छूटा हुआ होता है ना बेटा कि आपको जब एनर्जी आप रेडिएट करा रहे होते हैं तो ऐसा थोड़ी है एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर को चला जाएगा, नहीं। आप सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेंज तक पहुंचेंगे। उस रेंज तक पहुंचने पर आपका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलकर मेटल के सरफेस पर आएगा और सरफेस पर आने के बाद तब वो वहां से निकलकर जाएगा। ठीक है, तो इन सब में जो समय लगेगा वो समय जो है वो थोड़ा बहुत लगता है। इसी वजह से जो ग्राफ है वो कुछ टाइम टेकन ग्राफ होता है और थोड़े समय के बाद जो है ये ग्राफ जो है वो आगे से स्ट्रेट लाइन का प्लॉट किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है दी वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की बात कर रहा है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने ग्राफ इस चैप्टर से पढ़े हैं, एक मिनिमम क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है यहां से ग्राफ के बिहाफ पर। ग्राफ बेटा जरूर अप्रोच करके जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, ये आपकी क्या हो जाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन हो जाएगी और इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना लैम्डा के साथ आपको वैल्यू है तो आपको 5.1, 5.2, 5.3 की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है।
तो आप जानते हैं कि प्रीवियसली अगर आप रिलेशन की बात करते हैं तो फाई नॉट का जो वैल्यू होता है विच इज इक्वल टू द SCY लैम्डा नॉट, इसके बेहाफ पर निकाला जाता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल निकाला जाता है। देख लीजिए अगर 3 रिलेशंस मेरे पास हैं तो मैं फाई नॉट 1 रेशो फाई नॉट 2 रेशो फाई नॉट 3 की बात कर लेता हूं, ठीक है। तीनों के रिलेशंस के हिसाब से जो वैल्यू निकलेंगे वो SCY लैम्डा नॉट, SCY लैम्डा नॉट एंड SCY लैम्डा नॉट। SCY SC को कॉमन लेकर वहां से खत्म कर दीजिए, वैल्यू जो है वो किसके टर्म्स कॉरस्पॉन्ड में आ जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा नॉट 1 के, 1 अपॉन लैम्डा नॉट 2 के एंड 1 अपॉन लैम्डा नॉट 3 के, ठीक है। तीनों की वैल्यूज देखो आपको यहां पर गिवन है, किसके बिहाफ पर गिवन है, एक ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी गिवन है आपको, 1 अपॉन लैम्डास की वैल्यू गिवन है, 1 अपॉन लैम्डास की वैल्यू आपको सारी की सारी गिवन है। तो इसका वैल्यू पहले वाले का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.001 आ जाएगा, दूसरे वाले का 0.002 आ रहा है और तीसरे वाले का कितना आ रहा है 0.003 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस आंसर को आप देख पा रहे होंगे, सॉरी 0.3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, सॉरी 3 नहीं है बेटा 4 है, 4 है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो 1, 2 और 4 के साथ मैच कर रहा है। तो जी हाँ, ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अरे उसमें क्या है, क्यों परेशान हो रहा है बेटा, रेशियो की बात हो रही है, डेसिमल हटाओ बेटा, यहां से क्या है 0 ले लेंगे, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर कितना बचेगा, यहां से 1 बचेगा, 2 बचेगा और रेशियो कितना बचेगा 4 बचेगा। 1:2:4 का रेशियो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इस केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बात कर रहा है कि इस पॉइंट में आपको बताना है कि ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ होगा, किस किस के बीच में, मोमेंटम के बीच में और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, इट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन P होती है, दैट्स अ मोमेंटम। दोनों एक दूसरे के साथ बच्चे कैसे यहां पर नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बेटे इनवर्सली के रिलेशन में है, जिस वजह से जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इट्स कर्व ग्राफ। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें मोमेंटम और लैम्डा के साथ आपको कैसा ग्राफ नजर आ रहा है, कर्व ग्राफ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर की केस स्टडी भी हमने बहुत प्यारे तरीके से निपटा ली है। अब बात है 17 नंबर की केस स्टडी की तरफ चलने का, जो कि हमको इशारा कर रही है कि ये जो केस स्टडी है वो आपकी चैप्टर 12 एटम से आई है। कहां से आई है जी, एटम से आई हुई है। चलिए देख लेते हैं जरा किस तरीके की बात यहां पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है। थोड़ा क्वेश्चन आपको विजुअल नहीं होगा, हल्के सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए जरा, कहता है इन गिवन फिगर शोज एन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, several transitions are made as 1 second third as shown, the diagram is only indicate and not to scale, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ट्रांजिशन इज अ बाल्मर सीरीज फोटोन एब्जॉर्ब। कहता है ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है जिसमें बाल्मर सीरीज के फोटोन ने एब्जॉर्ब किया गया है। मतलब दो तरह की ट्रांजिशन है, एक है एनर्जी का आपका एब्जॉर्बेशन और एक जगह है एनर्जी का एमिशन। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन कब होगा तो वो आपको मैं बता दूं। ऊपर से जब आप नीचे की तरफ ट्रांजिशन मेटल्स में गिरते हैं तब आप क्या करते हैं, आप करते हैं एनर्जी का, क्या करते हैं, एनर्जी का एमिशन, ठीक। और जब आप कहां नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तब आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, तब आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। बोले हाथ से सर कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि बार्नूल सीरीज, तो बार्नूल सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, n = 2 से स्टार्ट हो रही है। n = 1 पर लाइमर सीरीज होती है और n = 2 मतलब सेकंड स्टेट पर क्या होती है आपकी जी, बार्नूल सीरीज होती है। तो कह रहा है बार्नूल सीरीज में एब्जॉर्ब कहां कर रहा है, तो देखिए बार्नूल सीरीज से सेकंड वाला ये रहा और सेकंड वाले से थर्ड वाले की तरफ ये जाता हुआ इकलौता फिगर आपको नजर आ रहा है। और ये आपकी कौन सी सीरीज पे इंडिकेट है, बार्नूल सीरीज पर है। तो आपका ये जो 6th वाला है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। लाइमन अगर वो आपसे कहता तो लाइमन में बेटा पहला वाला हो जाता, तो मतलब 5th वाला आंसर आ जाता। अगर लाइमन की बात कर रहा होता, पाशन की बात कर रहा होता तो 3rd वाला हो जाता। उसने बार्नूल की बात करी है इसलिए आपका 6th वाला जो है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं क्या है। कहता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन में इन्वॉल्व्ड आपको क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो सेकंड ट्रांजिशन की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सेकंड ट्रांजिशन आपके पास जो है वो क्या है, वो आपके पास ये है चौथे से दूसरे की तरफ आ रहा है, चौथे से दूसरे की तरफ आ रहा है। तो देख लेते हैं जरा, यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथे से दूसरे पर आ रहा है तो देख लीजिए क्या करते हैं। तो E4 - E2 = फॉर्मूला क्या होता है, SC/λ, ठीक है।
E4 की बात कर लेते हैं, तो E4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 13.6 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन यहाँ पर n की जगह पर क्या लगा देंगे, n की जगह पर बेटा यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या लगा देंगे, 2 का स्क्वायर लगा देंगे, इट इज इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा। समझ गए, लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, और लैम्डा की वैल्यू जो आपके पास यहां पर निकल कर आएगी वो वैल्यू कितनी है, डेट्स ऑप्शन सी 487 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा आप कर लीजिए, कैलकुलेशन बच्चे आप कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, मैंने तो देखो आपको यहाँ पे करा दी है क्या, ठीक है, कंसेप्ट देखो मैंने आपको बता दिया है, ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। आप h लगा दीजिए, प्लैंक कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, 6.64 इंटू 10⁻⁻34। और c की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा आपको निकालना है, वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर कितना आ रहा है आपका 487, दैट इज 487 नैनोमीटर, ये आपका लैम्डा का वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। फिर ट्रांजिशन विल अकर व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतने नैनोमीटर का। कहता है इतने नैनोमीटर का कोई ट्रांजिशन आपको करता है तो बता दीजिए वो कौन सा वाला कर रहा होगा। अगर इस चीज को देखो बेटा कैलकुलेट अगर आपके लिए करना है तो मैं आपके लिए देखो बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आपको क्या करना है, देखो भाई फोर्थ से यहाँ पे सेकंड में कूदे हैं, जब फोर्थ से सेकंड में कूदे हैं तो जो सेकंड वाला निकल कर आ रहा है, सेकंड वाला जो निकल कर आ रहा है उसको तो एलिमिनेट कर दो। बोले क्यों, क्योंकि उसकी तो वेवलेंथ कितनी निकल कर आ रही है, 487 नैनोमीटर निकल कर आ रही है, वो कितने से कर रहा है, 103 नैनोमीटर का कह रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका खत्म हो गया। बोले हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप इन सब की वैल्यूज को देखो यहाँ पे निकालते हुए चलो, कैसे निकालोगे, यहां से यहां निकालोगे तो 3 से 2 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से 2 का हो जाएगा। यहां से निकालोगे तो 3 से 4 जा रहा है, तो इसमें तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन तो खत्म कर दीजिए, एब्जॉर्प्शन वाले तो क्या कर दीजिए जनाब, खत्म कर दीजिए, सिर्फ एमिशन वालों पर ध्यान दीजिए। आपने 4 से 2 का निकाल लिया, इसका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है, आप फोर्थ का निकाल दीजिए और आप फिर किसका निकाल दीजिए, आप फर्स्ट का भी निकाल दीजिए। आप इस तरीके से सबके एमिशंस को निकालिए, इस सबके एमिशंस को निकालिए। निकालने का तरीका वही है, निकालने का तरीका वही है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा। निकालने का तरीका वही है, सारी चीजों पर बेटा आप अप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा, जो आंसर आपके पास प्रैक्टिकली जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन डी, दैट इज फिफ्थ, वो फिफ्थ वाले का निकल कर आएगा, जो कि 12वां सीरीज का आपके पास यहाँ पर जो पहले का आंसर जो निकल कर आया था, सॉरी जो आपका निकल कर आया था फिफ्थ वाले में एब्जॉर्बेशन, जब फर्स्ट से आप थर्ड पे जाओगे। देखो खुद सोच के देखो, अगर आप E3 माइनस E1 करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो सिमिलर टू कितने की आएगी, बोले सर कितने की आएगी, ये माइनस का 13.6 है, माइनस मास कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। E3 की बात करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दोनों को माइनस करोगे तो बेटा अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, वो सिमिलर टू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप एनर्जी को निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, E इक्वल्स टू कैसे निकालोगे आप, SC बाय लैम्डा से। ठीक है, आप यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू कितना लगा दीजिए, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दीजिए, आपका जो लैम्डा है वो अप्रोक्सीमेटली 103 नैनोमीटर ही निकल कर आएगा। समझ रहे हैं आप बात के लिए, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको सोल्यूशन अप्रोच करना है, आपका आंसर परफेक्ट निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला क्या कहता है, The electron in a hydrogen atom makes a transition from N1 to इतना state. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. ठीक है, पॉसिबल आपको वैल्यूज बतानी है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम पीरियड के साथ बात हो रही है किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो एक रिलेशन आपको देखो बेटे यहाँ पे याद रखना है, क्या है रिलेशन, T1 अपॉन T2 का रिलेशन जो है, ठीक सॉरी आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, आप टाइम पीरियड का देख लीजिए, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ये वाली बात जो है वो आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। बोले ठीक है सर। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 अपॉन T2 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और इस दोनों का क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, क्यूब। T1 अपॉन T2 जो है फाइनल स्टेट, उसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 8 टाइम्स दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8T2 अपॉन T2 हो जाएगा। T2 से T2 चलाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसको इधर भेज देंगे तो इसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91 अपॉन 92 हो जाएगी। इस रिलेशन के हिसाब से जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 8 जो है वो क्यूब रूट किसका होता है, 2 का होता है, तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, N2 के। इसका मतलब ये है कि N1 का जो वैल्यू होगा वो N2 के वैल्यू के 2 टाइम्स होगा।
ठीक है, तो रिलेशन देख लीजिए कौन किसके में 2 आ रहा है, n2 का वैल्यू 2 है तो उसका 2 टाइम्स कर लो 4, नहीं होगा। 3 का 2 टाइम्स कर लो, 3 2 6, नहीं होगा। 2 का करो, 2 2 4, नहीं होगा। 2 2 4, यस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जब आपका n1 क्या होगा, सॉरी n2 क्या होगा, 2 होगा, तब आपका n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो रिलेशन वहां पे निकला हुआ आ रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। तो ऑप्शन आपका ए यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन रिलेशंस को बेटा देखिए कॉपी पे आप लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपका आंसर जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होने पाए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। लास्ट वाला हमारे पास ही रहा है। ये क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है हमसे द बार्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। कह रहा है जो बार्मर सीरीज है हाइड्रोजन एटम की कैन बी एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब करती है, देखो भैया मैं आपको बता दूं तो बार्मर सीरीज के लिए जो आपका एक्साइटिंग स्टेट रहता है वो कितना रहता है, सेकंड रहता है। कितना रहता है, सेकंड। और फर्स्ट वाले पर क्या होता है, लेमन सीरीज होता है। तो किसी से भी आप किसी भी एक्साइटिंग स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उठा लाओ, लेकिन आके वो रेस्ट कहां पर करना चाहिए, सेकंड इनिशियल स्टेट पे करना चाहिए, मतलब n=2 पे करना चाहिए। तो देख लेते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है। कहता है इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिटिंग व्हेन एक्साइटेड एटम फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट, नहीं ग्राउंड स्टेट पे तो नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे कौन होता है, ग्राउंड स्टेट पे होता है लाइमन। ग्राउंड स्टेट पे कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज होती है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जी हाँ बिल्कुल, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आप फेंक दीजिए, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से किसी से फेंक दीजिए, लेकिन आके रुकनी कहां पे चाहिए, सेकंड पे आके रुकनी चाहिए, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट पे आके रुकनी चाहिए। देन द सीरीज इज फॉलोड टू बार्मर सीरीज। तो आपका फिफ्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले का आंसर आपका वी हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब 17 नंबर की जो केस स्टडी है वो देखो आपकी इस तरीके से पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, 18th नंबर की केस स्टडी की तरफ। ठीक है, देख लीजिए भैया, ये आपकी 18th नंबर की केस स्टडी की बात हम लोग कर रहे हैं। ये आपकी अगेन किससे है, एटम चैप्टर से है। ठीक है, अब एटम के बाद न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सीधे सेमीकंडक्टर, उसके बाद बेटे हमारी खत्म हो जाएंगी केस स्टडीज। ठीक है, बस 5-10 मिनट की बात हो रहा है, कंसेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं, कंसेप्ट को बस ध्यान रखते हुए चलिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक, चलिए हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, इट्स n-1/2। फॉर्मूला क्या होता है, इट्स n-1/2। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। हाइड्रोजन को लेकर बात कर रहा है भैया, हाइड्रोजन को लेकर बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भैया ग्राउंड स्टेट पे आकर गिरेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। अगर 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा, और 0/2 ये 0 हो गया, वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पढ़ने वाली n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप उस फॉर्मूले में 1 को पुट कर लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कितना आएगा जी, इन्फिनिटी। बोले ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ में आ गई, आंसर जो है वो डी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सॉरी, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रीजन। ऐसा कौन सी आपकी सीरीज है जो अल्ट्रावायलेट रीजन पे करती है, तो मैं आपको बता देता हूं। अल्ट्रावायलेट रीजन पर अगर लेमन की बात करते हैं तो लेमन बिलोंग्स टू द अल्ट्रावायलेट रीजन। आपके लेमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन पे करते हैं, ऑप्शन डी ही आपका ठीक हो जाएगा। पार्शन की बात करते हैं तो ये आपके इंफ्रारेड पर होते हैं, किस पर होते हैं, इंफ्रारेड पर होते हैं। ब्रैकेट की बात करते हैं तो ये भी आपके किस पे होते हैं, इंफ्रारेड पर होते हैं। और अगर बार्मर की बात करते हैं तो ये आपकी विजिबल सीरीज होती है, ये आपकी विजिबल रेस पर होते हैं। तो इनकी वेवलेंथ का जो रीजन होता है वो विजिबल का होता है, ब्रैकेट का जो होता है वो आपका इंफ्रारेड का होता है, पार्शन का इंफ्रारेड का होता है, पिफन का आपका किसका होता है, इंफ्रारेड का होता है, और लेमन का किसका होता है, अल्ट्रावायलेट का होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ एच हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज से आपकी कौन सी सीरीज जो है वो बिलोंग करती है, तो मैं आपको बता देता हूं। बार्मर सीरीज को निकालने के लिए एक बार आप लॉन्गेस्ट और एक बार आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और एक बार क्या कर लीजिए आप, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो करने पर आपके पास 2 रेंज आ जाएंगी कि बार्मर सीरीज की हाईएस्ट रेंज और लोवेस्ट रेंज किसके बीच, किस ऑर्डर के बीच में एग्जिस्ट करती है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं देखो आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको चीजों को कैलकुलेट करना है। बाकी आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं। आंसर जो है यहां से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4861 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, कैसे निकल कर आया तो वो मैंने आपको बता दिया। एक बार लॉन्गेस्ट कर लीजिए, एक बार कैसे कर लीजिए, शॉर्टेस्ट कर लीजिए। फॉर्मूला आप जानते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/nf² माइनस 1/n²। इसका तो फाइनल आपका 2 का स्क्वायर रहेगा ही। और एक बार आप यहाँ पे इन्फिनिटी से निकाल लीजिए, लैम्डा का वैल्यू आप निकाल दीजिए। और एक बार आप 1/λ इक्वल्स टू r करके 1/2² माइनस 1/3² कर लीजिए। एक बार वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। दोनों वैल्यूज जो निकल कर आएंगे उन वैल्यूज के मिड में जो भी कोई आंसर होगा वही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि यहां पर लगा हुआ है, डेट इज आर। ठीक है, उसका वैल्यू 1.1 हम लोग लगा लेते हैं, 10⁻⁷ का वैल्यू यहां पर लगा लेते हैं। ये एक आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 4। फॉर्मूला मैं देखो बेटा आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फॉर्मूले में हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमसे पूछ रहा है, n(n-1/2)। n का वैल्यू आपको बेटा कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो इस 4 और 4 - 1/2, 4 - 1 क्या तो 3 हो जाएगा। 3 4 से आपका 12 हो गया, 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, डेट इज ऑप्शन सी 6 वाला। ठीक है, देख लीजिए ये तो बहुत ज्यादा एकदम आसान था, एकदम फैक्ट पर हमने बात किया बढ़िया तरीके से। देखो हमारे आंसर जो थे वो निकल कर यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए बस अब हमारे पास 2 चैप्टर्स और बचे हैं, एक न्यूक्लियर बचा है, इसके बाद एक अब हमारे पास सेमीकंडक्टर बचा है। बस फटाफट से हम लोग उसको निपटा लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, 18 नंबर के हमने केस स्टडी निपटा ली है। 19 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, किस पे बात कर लेते हैं, 19 नंबर, दैट इज अ न्यूक्लियर फोर्स। अब देख लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स से हमारे पास क्या है। न्यूक्लियर फोर्स से कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज और आर। न्यूक्लियर फोर्स इज और आर, तो आपकी न्यूक्लियर चैप्टर से बेटा ये केस स्टडी है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज और आर। तो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, और बात कर रहे हैं ये ऑल ऑफ दीज। बोले ये इन सब में ही ये सब कुछ होता है, तो आपको बता दें ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ये शॉर्ट रेंज भी होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है जी, ठीक। रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हैं तो इनका जो ऑर्डर होता है इट इज अबाउट द फ्यू फर्मी। ये कुछ फर्मी तक होता है, एक फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है। इनका जो रेंज होता है वो कुछ फर्मी तक होता है, और एक फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 होता है। सारे ऑप्शंस में देख लीजिए 10⁻⁻15 सिर्फ आपको एक ऑप्शन में नजर आता है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स इज सेम एज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नेचर ऑफ द फोर्स इज। कहता है एक फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। बता दीजिए वो आपका कौन सा फोर्स है जो लगता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस तो चार्जेस के बीच में आपका लगता है, लेकिन वो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कर रहा है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियन के बीच में लगता है। न्यूक्लियन कौन होते हैं, न्यूक्लियस के निवासी होते हैं, दैट इज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 प्रोटॉन्स आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 40 एंगस्ट्रॉम। आपके पास बेटा 2 प्रोटॉन गिवन है, दोनों प्रोटॉन एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं, दैट सेपरेशन इज 40 एंगस्ट्रॉम। कहता है F1 इज द न्यूक्लियर फोर्स एंड Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो कहता है इन दोनों में क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं ये कुछ ही फर्मी तक होते हैं। एंगस्ट्रॉम की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसका मतलब ये हो गया ना कि एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू है वो फर्मी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि फर्मी का वैल्यू नेगेटिव में है और इसका वैल्यू भी नेगेटिव पे होता है। तो नेगेटिव में हम जानते हैं कि जो वैल्यू आपकी छोटी दिखती है वही वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो ऐसे करने पर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स तो उस पर लग नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 10⁻⁻15 रेंज तक ही लगते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो यूनिवर्स में किसी भी 2 चार्जेस के बीच में लगते हैं, जो कि एक डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स इज मच लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट वाले की देख लेते हैं, हल्का सा ऊपर उठा लेता हूं, ये शायद आपको विजुअल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो गया। ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम आर हेल्ड बाय। सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस में किसकी वजह से रखे हुए होते हैं, इट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सिर्फ आपके न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से रखे हुए होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के दरमियान ही आपके क्या करते हैं, फोर्सेस लगा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं ये नेचर के।
ठीक है बेटा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमने अपनी 19 केस स्टडीज़ को सुलझा लिया है। ये आपकी 20 नंबर की केस स्टडी आ गई है, ठीक है, जो कि लास्ट चैप्टर से आ गई है, चैप्टर 14 दैट इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर से ये आपकी केस स्टडी है। ठीक है जी, लास्ट चैप्टर से पर हम लोग बेटा पहुंच गए हैं। पहला हम लोगों ने लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आप सेकंड लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो पहले लेक्चर को भी देख लीजिएगा। चैनल पे को आप विजिट जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट के अंदर आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा, उस लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। आपका केस स्टडी से ये 8 नंबर मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, इस बात का मैंने आपसे वादा किया है। मैं आपको करा के दिला के भी दिखाऊंगा। बस आप कंसेप्ट के ऊपर काम करते रहिए, कंसेप्ट को बता आप ध्यान रख लीजिए। ये सारी केस स्टडीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी इस तरीके के आपके सामने डायग्राम्स गिवन हो, ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जहां पर इनपुट वोल्टेज हो, कैसे वोल्टेज हो, आपके पास इनपुट वोल्टेज हो, इनपुट वोल्टेज आपके ग्रेटर होने चाहिए किससे, आउटपुट वोल्टेज से। ठीक है, इनपुट वोल्टेज बड़े होने चाहिए किससे, आउटपुट वोल्टेज से, क्योंकि डायोड के बाद आउटपुट वोल्टेज आएगा और उसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो देख लो पहले वाले की बात करते हैं, यहाँ पे तो देखो अर्थराइज हो गया, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी अर्थराइज हो रहा है आगे चलकर, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देख लो भैया क्या हो रहा है, आपका फॉरवर्ड बाइस की बात कर रहे हैं तो ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो देखो भैया यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बोले 5 वोल्ट से जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर से बेटे नहीं। अगली की बात कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बात जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो ना, डायोड यहां पर बाद में पड़ रहा है ना, रेजिस्टेंस के बाद में डायोड पड़ रहा है, तो बात यहां पर बनेगी नहीं ना। यहां पर देखो डायोड पहले पड़ रहा है, फिर आपका रेजिस्टेंस पड़ रहा है ना, पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो 2 वोल्ट से ये कितना हो रहा है, ये आपका 7 वोल्ट हो रहा है। यहां की अगर मैं बात करता हूं तो देखो रेजिस्टेंस है, फिर डायोड है, तो ये वाला जो वैल्यू है 2 वोल्ट से 7 वोल्ट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। इसमें भी अर्थराइज हो रहा है, इसमें भी अर्थराइज हो रहा है, कौन सा ऑप्शन बच रहा है, सिर्फ सी वाला बच रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर कम आपका है और बन कैसे आपका रहा है, ज्यादा बनना है, तो ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर इनपुट पावर जो है वो कैसी है आपकी, ज्यादा है, और आउटपुट पावर कैसी है आपकी, यहां पर कम है। ये आपकी इनपुट पावर है और ये कैसी है आपकी, आउटपुट पावर है। ठीक है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज, और ये आपका कैसा हो गया, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं, ऊपर की तरफ मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब देख लीजिए जरा, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हूं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, कह रहा है बेस्ड ऑन द बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड एज। कह रहा है बेस्ड ऑन बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो बता दीजिए डायोड जो है वो कैसी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो डायोड होती हैं दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, वो आपकी कैसी होती हैं, वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बाइस क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर रेजिस्टेंसेस निकालने का तरीका जो होता है फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ दैट इज R इक्वल्स टू V अपॉन I। लेकिन यहां पर क्या होगा, दैट इज अ चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। आपका रिलेशन इसके ऊपर यहां पर जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को किस पे निकाल लेते हैं, वी आर सॉल्व फॉर अ फॉरवर्ड बाइस दैट इज RF। पोटेंशियल की चेंज की बात कर रहा हूं तो पहला पोटेंशियल यहां पे 20 है, वोल्टेज 0.8 से कितना हो रहा है, 0.7 हो रहा है, तो 0.8 माइनस का 0.7 हो रहा है। करंट जो है वो 20 से कितना हो रहा है, 10 में हो रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू किस में है, मिली एम्पियर में है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, और साथ में 10 इज द पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि मिली एम्पियर गिवन है। वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 0.1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 10, और 10 इंटू 10 में 3, तो 10 की पावर -2। ठीक है जी, ऊपर जाते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू 10 इज द पावर -2 हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी निकालने की, आपके रिवर्स बाइस पे निकालने की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, चलो लगा लीजिए वैल्यू को। चलिए यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। RB का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 to 10 हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू -10 हो जाएगी। I की बात करते हैं तो 1 इंटू 10 इज द पावर -6 हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी तो प्लस का 6 हो रहा है, प्लस का 6 1 हो, तो 10 की पावर कितनी हो रही है, -7 ओम हो रही है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ इस वैल्यू को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो 1 इंटू 10 की पावर -1 ओम हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट्स RF अपॉन RR
RF का वैल्यू कितना है 1 × 10 की पावर -1 है और उसका वैल्यू कितना है 10 की पावर -7 है। ठीक है जी, 10 की पावर कितना है -7 है। ठीक है, चलिए बड़े में से छोटे को माइनस करना था। ठीक है, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म करें। ठीक है, आगे करिए। इस वैल्यू को हम लेके चलेंगे तो कितना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 में से प्लस इसको +7 को -1 में करेंगे तो कितना बचेगा -6 बचेगा। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड टू रिवर्स का रेशियो तो पूछ रहा है हमसे, हाँ इसका ही पूछ रहा है। ठीक है, तो रेशियो जो है वो हमारे पास इस तरीके का जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। रेशियो हमारे पास ये बनकर आ गया है। ठीक है, वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो प्लस की आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, प्लस पे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर -6। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास जो है बनकर तैयार हो गया है। सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्या कहता है, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली टेसिपेटेड द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा है। ये दोनों एन और पी की तरफ मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, नहीं जी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं जी। ये कह रहा है दोनों के दोनों नहीं सेम डायरेक्शन में आके नहीं, दोनों के दोनों आपके जो है बच्चे वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ हैं। ये डायरेक्शन सही है क्योंकि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, वाला क्वेश्चन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए देख लीजिए अब जरा क्या हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन डी आपके यहाँ से सही आंसर है, देख लीजिए। इफ एन आइडियल जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड एज शोन देन द वैल्यू ऑफ द करंट इज। इसमें आपको करंट का वैल्यू आई का वैल्यू बताना है, तो देख लेते क्या होता है। ये जो करंट है वो आपका निकाल देते, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर करके वैल्यू निकलेगी, है ना। आपको आई का वैल्यू निकालना है तो देख लीजिए किस तरीके से निकाला जाएगा, किस तरीके से देखो ये निकाला जाएगा। वैल्यू देखो कैसे निकाली जाएगी, v का वैल्यू जो है वो 3 और 2 है तो 3 - 1 हो जाएगा यहाँ से पोटेंशियल। करंट का वैल्यू i है और r का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, इट्स 200 गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगा यहाँ से। तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट्स 2/200, 200 टाइम्स चला जाएगा और ये 1/100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 0.01 एम्पियर। ये रहा सोल्यूशन कि किस तरीके से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। आई होप सो आपको बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। और ये हमने यहाँ पर 20 केस स्टडीज निपटा दी हैं। ये आपकी लास्ट केस स्टडी है, दैट इज 21। हम लोग लास्ट केस स्टडी पर पहुंच चुके हैं। ये आपकी 21वीं लास्ट केस स्टडी होगी और चैप्टर भी आपका लास्ट है, दैट इज चैप्टर 14। उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो अपना बेटा ढेर सारा प्यार देखिए, देते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे। ठीक है, हम लोग देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लगातार केमिस्ट्री बायोलॉजी की वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, फिजिक्स की वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूं, मैथ की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बस ये है चैनल पे आप बने रहिए और चैनल पे अपना ढेर सारा प्यार हम लोग को दिखाते रहिए, भेजते रहिए। और जब आप ढेर सारा प्यार हमको देते रहेंगे तो इसी के थ्रू हम लोग भी आपके लिए करते रहेंगे। बहुत प्यारे प्यारे से लोग कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे एक है आपके देव जी, वो आपके कमेंट करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप इस तरीके से कमेंट करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप समझ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपना भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल कर सके। तो उसके लिए बस ढेर सारा हम थोड़ा सा बस प्यार आपसे मांग रहे हैं। जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं हम, उसके लिए बस थोड़ा सा प्यार मांग रहे हैं। प्यार का तरीका बस यही होता है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को देखिए पूरा जरूर देखिए करिए, क्योंकि क्या पता कौन से पार्ट में कौन सा कंसेप्ट छुपा हुआ है जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन बनने वाला है। और अगर वो कंसेप्ट आपको नहीं आता होगा तो समझ लेना बेटे नंबर आपके जाने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जरा इस चीज को देख लीजिए। लास्ट हम केस स्टडीज पर पहुंच गए हैं। इस केस स्टडी के आंसर को लगाने के बाद हम फटाफट से बेटे फारुक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलो देखो कहता है इन अनवाइज्ड पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन जंक्शन टू पी जंक्शन बिकॉज। कहता है एक अनवाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके पोटेंशियल से अनवाइज्ड है। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम एन जंक्शन टू पी जंक्शन बिकॉज। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो एन रीजन में क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पी जंक्शन। ठीक है, पी रीजन के कंपैरिजन में एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या से होते हैं, ज्यादा होते हैं। बोले क्यों होते हैं सर ज्यादा, तो देखो आपको पढ़ाया गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट डोपेंट मिले हुए होते हैं। तो पेंटावैलेंट डोपेंट मिलने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच
ग्रेटर हो जाते हैं किससे, नंबर ऑफ होल से। किससे ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ होल से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला वाला क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन इन पीएन जंक्शन में बी लेड टू द एमिशन ऑफ। किस चीज का एमिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन होल, दैट इज आ लाइट। जैसे एलईडी, एलईडी एक एग्जांपल है आपके सामने, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये किसके का काम कर रहे हैं, वो लाइट का काम कर रहे हैं। ऑप्शन ए आपका यहां से क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला वाला हमसे देखो क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन अब हमसे ये पूछना चाह रहा है कि बोले भैया बता दो इन अनवाइज्ड पीएन जंक्शन, अनवाइज्ड पीएन जंक्शन में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भैया ये पोटेंशियल के साथ जुड़े हुए ही नहीं है तो इनके पोटेंशियल्स कैसे रहेंगे, इट मस्ट बी इक्वल, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू डेट एट N। N और P पर दोनों जगह आपके पोटेंशियल जो है वो कैसे हो जाएंगे जनाब, सेम हो जाएंगे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। द पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ड्यू टू, कहता है कि पोटेंशियल है वो डिप्लीशन लेयर की वजह से होता है। क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होता है। जो पोटेंशियल जो है वो डिप्लीशन लेयर में जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, आयंस की वजह से होते हैं। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या कहता है, इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ अनवाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, जो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन है अनवाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड में, वो क्या होता है, इट इज अ डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। इट इज अ डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्जेस को क्या कर रहे हैं ये आपके, ये अवॉइड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये क्या है आपका डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन यहां पर बन जाता है। ठीक है, चलिए लीजिए भैया आगे केस स्टडी में क्या पहुंचेंगे। अब तो केस स्टडीज खत्म हो गई हैं, सारी की सारी केस स्टडी आपकी हमने लगा दी है। 21 टोटल केस स्टडीज हैं। 7 केस स्टडीज का सोल्यूशन आपको लेक्चर 1 में मिलेगा और 14 केस स्टडीज का आपको सोल्यूशन इसमें मिलने वाला है। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ साथ बाकी भी आपको वीडियोज लगातार मिल रही हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, उन पर भी आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर, उनको भी आप देख सकते हैं, ताकि कंसेप्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप रहकर एक बढ़िया तरीके से 2025 के अपने एग्जाम को आप दे पाएं। ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।